Hello everyone, welcome back to another video. And in this lecture, in this video, we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ये हमारी BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की पहली क्लास है और आज से मैं रैपिड डिटेल क्लास BNSS की लेने वाला हूँ. ठीक है, जब तक हमारी बेयर एट रीडिंग कंप्लीट नहीं हो सकती तो हमें इसमें 1 महीना या फिर 45 डेज 1.5 महीना भी लग सकता है. ठीक है, तो हमारी BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसकी रिप्लेसमेंट में आ रही है भाई? CRPC अब जा चुकी है 1/7/2024 से. CRPC द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का कोई बोल वाला नहीं रहेगा इंडिया में. अब वो चली जा चुकी है. अब हमारे फॉलो होगा क्रिमिनल प्रोसीजर में, क्रिमिनल कोर्ट में जब प्रोसीडिंग चलेगी एक केस की तो भाई BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रोविज़न फॉलो किए जाएंगे. ठीक है, तो हमारे CRPC में मोटे मोटे हमारे पास 484 सेक्शंस थे और 37 चैप्टर्स थे. ठीक है, और हमारे अब BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हमारे पास 39 चैप्टर्स हैं और 531 सेक्शंस हैं. तो हम बारी बारी करके डे बाई डे इसको पढ़ेंगे. ठीक है, और हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बिल्कुल सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज दी जाती कि क्या प्रोसीडिंग कब होगी और क्या प्रोसीडिंग कब होगी. ऐसा हमें CRPC में देखने के लिए नहीं मिला था. CRPC में सारी चीज़ें होच पोच की गई थी. कोई इधर था, अरेस्ट उधर था तो बेल उधर थी. नहीं, हमें अब BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सारे प्रोविजंस सीक्वेंस वाइज चलते हुए दिखाई देंगे जैसे कि हमें CPC में देखने को मिलता है. ठीक है, वैसे ही चलेगी. बिल्कुल नीटली ड्राफ्ट की गई है हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ठीक है, अब मेनली जिसको नहीं पता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का क्या काम रहेगा भाई, देखिए मोटी मोटी बात ये है, ये समझ लीजिए. अब जैसे कोई भी FIR फाइल होती है, कोई भी एक क्रिमिनल केस दर्ज होता है. ठीक है, या कोई क्रिमिनल केस छोड़िए, कोई क्रिमिनल केस से FIR दर्ज होगी या इन्फॉर्मेशन दर्ज होगी या फिर कंप्लेंट प्रोसीडिंग चालू होगी कोर्ट में. ठीक है, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में. तो मान के चलिए वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो सब्सटेंटिव लॉ लगेगा वो तो हमारा भारतीय न्याय संहिता दे देगा, या अदर स्पेशल लॉ या लोकल लॉ वो दे देंगे. ठीक है, कि भाई क्या राइट्स एंड रेमेडीज़ तो उनमें लिखी होगी कि भाई कोई अपराध करेगा कोई व्यक्ति तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी तो वो भारतीय न्याय संहिता में लिखा हुआ है. ठीक है, या फिर कोई अन्य लॉ में जैसे स्पेशल लॉ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, उसमें कोई बच्चे के साथ कोई गलत कार्य करेगा, मतलब दुर्व्यवहार करेगा, मतलब उसके साथ छेड़ाखानी करेगा तो वो स्पेशल लॉ पोक्सो एक्ट में बच्चे के दे रखी सब राइट एंड रेमेडीज़ क्या मिलेगी, उस अपराधी को कितनी सज़ा कराई जाएगी. पर उस सज़ा तक पहुंचने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा वो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है. तो ये हमारा प्रोसीजर लॉ है. ठीक है, एडजेक्टिव लॉ है कि भाई कोर्ट अदालत मजिस्ट्रेट साहब ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे और फिर उस अपराधी को सज़ा देंगे जो कि सब्सटेंटिव लॉ में लिखी गई है. और सब्सटेंटिव लॉ कौन सा है? भारतीय न्याय संहिता है. और हमारे और जो स्पेशल लॉ जैसे पोक्सो एक्ट हो गया, NDPS एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, ये स्पेशल लॉ है क्योंकि ये स्पेशल सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बने गए हैं. और लोकल लॉ कौन सा होता है? जो किसी राज्य या राज्य के किसी भी पार्ट में, छोटे से पार्ट में वह चलन में है तो वो लोकल लॉ होता है. ठीक है, तो मान के चलिए जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है वो क्या है भाई? बस राजस्थान में तो है वो चलन में तो वो लोकल लॉ है. हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट क्या है तो वो लोकल लॉ है. दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट क्या है तो वो लोकल लॉ है. ठीक है, ये अब लोकल लॉ है. अब उनमें भी थोड़ी बहुत भाई इक्के दुक्के सेक्शन में पनिशमेंट दी हुई है. पनिशमेंट ये मत मान लिया आपकी भाई जेल कटवानी ही पनिशमेंट होती है. अगर किसी को फाइन भी लगाया गया ना किसी के ऊपर भाई पैसा देना जुर्माना तो वो भी पनिशमेंट ही होती है. ठीक है, ये मान के चलिए. अब हम पढ़ेंगे अपनी विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. मैं पहले बेयर एट रीडिंग करवाऊंगा, फिर अपने जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं अपनी CRPC के, जो मैं उनको नाम दूंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नोट्स, उनमें जो मार्जिनल नोट्स है हेडिंग है वो चेंज करूंगा और कुछ जो मेरे को नए कंसेप्ट मिलेंगे उनके बारे में नोट्स बनाऊंगा और आपको सारी चीज़ें पहले बेयर एट से पढ़ाऊँगा और फिर अपने उससे नोट्स से पढ़ाऊँगा. और मैं बेयर एट रीड करने वाला हूँ अपनी EBC की बुक से, जो कि मैंने ली है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 2024 एडिशन EBC की बुक से, उससे पढ़ाने वाला हूँ हूबहू. और इंटरप्रिटेशन सारी आपको ट्रांसलेशन करूँगा हिंदी में कि क्या कहना चाहता है ये. प्रतिदिन हम 1 घंटे या सवा घंटे की वीडियो बनाएंगे और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को बिल्कुल जानेंगे आराम से. ठीक है, अब देखिए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें नई ऐड की गई हैं जो CRPC में कभी नहीं थी और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐड की गई हैं. तो हम पहले देखते हैं न्यू प्रोविजंस ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. भाई नए प्रोविज़न, नए प्रावधान कौन कौन से हम पहले वो पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज A ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नया ऐड किया गया है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज B बेल को नया ऐड किया गया है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज D बेल बॉन्ड को इसमें डेफिनेशन में ऐड किया गया है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज E बॉन्ड मुचलके को ऐड किया गया है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज I
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को नया ऐड किया गया डेफिनेशन में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एल एक्सप्लेनेशन एडेड टू दिस सेक्शन, इसमें एक स्पष्टीकरण ऐड किया गया डेफिनेशन के सेक्शन में, वो पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या ऐड किया गया है, सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 क्लोज बी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को ऐड किया गया है, ठीक है। इसमें सेक्शन 20 सबसेक्शन 8 जो वो ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन 20, सेक्शन 20 सबसेक्शन 9, सेक्शन 20 सबसेक्शन 10, सेक्शन 20 सबसेक्शन 11 ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के प्रावधान हमें बताएंगे। अब नया आप देखते हैं कौन सा ऐड किया गया है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 को ऐड किया गया है, जो बोलता है सेंटेंसेज विच मैजिस्ट्रेट में पास, सेंटेंसेज जो मैजिस्ट्रेट साहब JMIC JMSC जो पास कर सकते हैं। कम्युनिटी सर्विसेज एंड इट्स एक्सप्लेनेशन एडिट, जो कम्युनिटी सर्विस की, जो जनता जनार्दन समुदाय के लिए अगर कोई क्राइम करेगा तो अब मैजिस्ट्रेट भाई कम्युनिटी सर्विस की भी पनिशमेंट दे सकते हैं, तो वो कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट को ऐड किया गया है और उसके बारे में उसकी एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है। कौन से सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम कौन सा नया सेक्शन ऐड किया गया है, सेक्शन 35 सबसेक्शन 7 विच इज सेइंग व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, तो कब पुलिस ऑफिसर कब पुलिसकर्मी विदाउट वारंट, कोई मैजिस्ट्रेट का वारंट नहीं दिखाएंगे और अपराधी को गिरफ्तार कर लेंगे, तो वो हमें 35(7) में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या बोलता है, अरेस्ट हाउ मेड, ठीक है। पहले सेक्शन 46 CRPC में दिया गया था अरेस्ट हाउ मेड, अब सीधा सीधा सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 में दिया गया है। कुछ चेंजेस इसमें हुए हैं बॉडी के अंदर, तभी इसको नया लिखा गया है कि न्यू प्रोविजन, कुछ नए प्रोविजन। पहले भाई सेक्शन 46 भी था हमारे पास अरेस्ट हाउ मेड, अब सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 में और भी कुछ नई चीज़ें दी गई हैं कि भाई पुलिस ऑफिसर के और पास क्या पावर आ जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 51 सबसेक्शन 3 एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, इसमें भी कुछ नए प्रावधान ऐड किए गए हैं, वो पहले भी दिया हुआ था। अब हम आगे पढ़ते हैं कौन सा नया ऐड किया गया, सेक्शन 65 सबसेक्शन 2 सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज फर्म्स एंड सोसाइटीज़, ये ऐड किया गया है। अब सेक्शन 70 सबसेक्शन 3 प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, ये भी नया प्रावधान ऐड किया गया है। आप देखिए सेक्शन 82 सबसेक्शन 2 प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड, ये भी नया प्रावधान ऐड किया गया, पहले भी थे पर कुछ नया इसमें एडिशन हुई है। अब देखिए सेक्शन 86 BNSS का आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, तो पहले ये 82 84 में दिया गया था, अब 86 में नए प्रावधान ऐड किया कर दिया है इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेक्शन 105 BNSS का रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये नया ऐड कर दिया गया है। अब सेक्शन 107 BNSS का अटैचमेंट फॉर फीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये नया ऐड कर दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 157 जो कि है BNSS का, ये क्या नया ऐड किया गया इसमें देखते हैं। प्रोसीजर वेयर पर्सन्स अगेंस्ट होम ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 152 अपीयर्स टू शो कोज प्रोवाइजो एडिड, तो वो प्रोवाइजो वगैरह ऐड किया गया, ये भी नया प्रावधान आगे पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेक्शन 165 सबसेक्शन 2 नया ऐड किया गया है BNSS में, क्या कहता है, पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर, तो जो अपॉइंट रिसीवर वगैरह एक जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट कोई प्रॉपर्टी प्रोक्लेम पर्सन की प्रॉपर्टी अटैच हुई है तो उसके बारे में ये पक्का ना पक्का प्रावधान होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये 165 का 2 नया ऐड किया गया है। अब सेक्शन 172 BNSS का ऐड किया गया नया, पर्सनस बाउंड टू कन्फर्म टू लॉ डायरेक्शंस टू लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस, अगर पुलिस ऑफिसर ने कोई डायरेक्शंस दिए आपके तो पर्सन बाध्य है उसको कन्फर्म करेगा, ठीक है, करेगा उसके जो उसको निर्देश मिले पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो ये नया ऐड किया गया है सेक्शन 172 में, ठीक है, BNSS में। अब सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 इन्फॉर्मेशन इन कोग्निजेबल केसेस, भाई कोग्निजेबल केसेस में कैसे जानकारी मिलेगी, पहले सीधा सीधा हमारा CRPC में सेक्शन 154 में हमें देखने को मिलता था, अब ये चेंज हो गया है और कुछ नए प्रावधान भी ऐड कर दिए गए हैं, तो सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 में देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन 175 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू अरेस्ट, 175 सबसेक्शन 4 पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कोग्निजेबल केस, पुलिस ऑफिसर की शक्ति की वो इन्वेस्टिगेशन करेगा किसमें, कोग्निजेबल केस में। और कोग्निजेबल केस कौन सा होता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर सकता है, तो CRPC में हमें सीधा सीधा देखने को मिलता था सेक्शन 156 CRPC में, अब हम सीधे सीधा कहाँ देखने को मिलता है BNSS में 175 सबसेक्शन 4 में। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 176 सबसेक्शन 3 नया ऐड किया गया जो बोलता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, भाई क्या प्रक्रिया रहेगी जांच पड़ताल की इन्वेस्टिगेशन की, तो वो 176 सबसेक्शन 3 में दिया गया है। अब हम अगला पढ़ेंगे सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 क्लोज 2
रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट देगा पुलिस ऑफिसर, और कब देगा, जैसे इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल कंप्लीट हो जाएगी तब रिपोर्ट देगा। तो पहले हमें सीआरपीसी 173 में देखने को मिलती थी, चार्जशीट जमा होती थी, पुलिस ऑफिसर चार्जशीट जमा करता था, पर अब BNSS में कहाँ देगा, 193 सब सेक्शन 3 के क्लोज 2 में देगा। ठीक है, अब सेक्शन जो नया ऐड किया गया वो कौन सा है, सेक्शन 223 223 सब सेक्शन 2, जो कि बताता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। अब कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन परीक्षा कहाँ ली जाएगी, 223 के 2 में ली जाएगी। तो सीआरपीसी में कहाँ ली जाती थी, सेक्शन 200 सीआरपीसी में कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन होता था। तो अब BNSS में क्या होगा, सेक्शन 223 सब सेक्शन 2 में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते क्या ऐड किया गया नया, सेक्शन 250 सब सेक्शन 1 डिस्चार्ज नया ऐड किया गया। आप देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 261 सब सेक्शन 1 सेक्शन 262 सब सेक्शन 1 नया ऐड किया गया है। BNSS में क्या बोलता है ये, व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, कब अक्यूज को शैल है मैंडेटरी डिस्चार्ज कब करेंगे वो तो आगे पढ़ेंगे, ये नया ऐड किया गया है। सेक्शन 269 सब सेक्शन 7 प्रोसीजर वेयर अक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज, अब प्रक्रिया वहाँ जब अक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्शन 283 सब सेक्शन 2 पावर टू ट्राई समैरिली, भाई शक्ति है कि ट्राई समैरिली जल्दी जल्दी क्विकली केस को निपटाए फौजदारी मुकदमे को। ठीक है, ये भी पावर है, किसमें दी गई है, 283 सब सेक्शन 2 में। अब नेक्स्ट हम क्या दिया गया ऐड पढ़ते हैं, सेक्शन 336 जो कि बोलता है एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, गवाही किसकी, सरकारी कर्मचारियों की, एक्सपर्ट्स, भाई एक्सपर्ट्स की जो अपनी एक्सपर्ट राय देते हैं वो वाले एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर्स इन सर्टेन केसेस, और गवाही किसकी, पुलिस कर्मियों की विभिन्न केसेस में, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो ये सेक्शन 336 BNSS में दिया गया है। अब नया क्या ऐड किया गया है, सेक्शन 356 जो कि बताता है इंक्वायरी ट्रायल और जजमेंट इन एब्सेंसिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंसर। ये लो, ये बहुत नया टॉपिक ऐड किया गया है कि भाई इंक्वायरी भी चल सकती है, ट्रायल भी चल सकती है और जजमेंट भी आ सकती है, और किसकी अनुपस्थिति में, जो एक अपराधी है एक मुकदमे में वो भाग चुका है, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर PO हो चुका है, तो उसके अब उसकी ना हाजिरी में भी अब जजमेंट निर्णय सुना दिया जाएगा। तो ये 356 हमें देखने को मिलता है BNSS में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को लग रहा है। ठीक है, अब सेक्शन 398 BNSS का विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ये लो भाई, अब गवाहों की प्रोटेक्शन सुरक्षा के लिए स्कीम भी बना दी गई है हमारे BNSS में। अब जो गवाह, जो अपराधी गवाहों को डरा देते हैं कि गवाही देने मत आइए ठोक के रख दूंगा, अब वो उनकी भी एक स्कीम बना दी गई है BNSS में, और वो कहाँ बनाई गई है, सेक्शन 398 में। अब हम नेक्स्ट क्या ऐड किया गया वो पढ़ते हैं, सेक्शन 472 BNSS में ऐड किया गया जो बताता है मर्सी पिटीशन इन डेथ सेंटेंस केसेस। भाई मर्सी पिटीशन मतलब मुझे माफ़ कर दो, वो वाली पिटीशन मतलब किसी को फांसी की सज़ा दे दी गई है तो वो मर्सी पिटीशन जो डालता था राष्ट्रपति साहब के सामने, तो अब वो उसका BNSS में प्रोविज़न दे दिया गया है सेक्शन 472 के अंतर्गत। मर्सी पिटीशन इन डेथ सेंटेंस केसेस, इसमें मौत की सज़ा मिली हुई है तो वो मर्सी पिटीशन डालेगा सेक्शन 472 BNSS में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन 474 क्लोज ए जो कि बताता है पावर टू कम्यूट सेंटेंस, पावर है, शक्ति है कि सेंटेंस जो सज़ा मिली हुई है उसको कम्यूट कर दे, मतलब भाई मौत की सज़ा मिली हुई है, कैपिटल पनिशमेंट मिली हुई है उसको 10 साल की कर दे, उम्र कैद कर दे, 15 साल की कर दे, 14 साल की कर दे, तो ये सेक्शन 474 क्लोज ए में देखने को मिलेगा, 474 क्लोज बी में देखने को मिलेगा, 474 क्लोज डी में देखने को मिलेगा, 474 क्लोज ई में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या सेक्शन ऐड हुआ है नया, सेक्शन 479 सब सेक्शन 2 जो कि बताता है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन। वो मैक्सिमम पीरियड क्या है जिसके लिए एक यूटी, एक अंडर ट्रायल प्रिजनर, एक हवालाती को आप डिटेन कर सकते हो, कन्फाइनमेंट में रख सकते हो, जेल में बंद कर रख सकते हो, तो उसमें 479 सब सेक्शन 2 में हमें प्रावधान देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 479 सब सेक्शन 3 में भी इसी के बारे में बताता है। अब सेक्शन 497 सब सेक्शन 2 क्या बताता है हम देखते हैं, ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस, कस्टडी के ऑर्डर कर दिए जाएंगे और एक संपत्ति है जो कि अपराध की संपत्ति हो सकती है तो उसको डिस्पोजल के ऑर्डर कर दिए जाएंगे। और कब कर दिए जाएंगे, जब एक केस की, एक फौजदारी मुकदमे की ट्रायल पेंडिंग है तो उसके दौरान इसको बोलते हैं कि इसको नष्ट कर दो। ठीक है, तो वो हमें देखने को मिलेगा सेक्शन 497 सब सेक्शन 2 में, 497 सब सेक्शन 3 में, 497 सब सेक्शन 4 में, 497 सब सेक्शन 5 में। अब क्या नया ऐड किया गया है वो हम देखते हैं, वो देखा गया है सेक्शन 530 में एक नया ऐड किया गया है एक टॉपिक प्रावधान जो कि बोलता है ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब ट्रायल और प्रक्रिया चल जाएंगी कैसे, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी चल जाएंगी। ठीक है, अपराधी को कोर्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी ट्रायल और प्रक्रिया चल जाएंगी कोर्ट में, फौजदारी कोर्ट में। तो ये किस में दिया गया प्रावधान, सेक्शन 530 ऑफ BNSS में दिया गया है। तो हम अब टोटल कर लेते हैं कि हमारे लेजिस्लेचर ने हमारे BNSS में कितने नए प्रावधान ऐड किए हैं जो हमें CRPC में देखने के लिए नहीं मिलते थे। अब हम पढ़ते हैं सीरियल वाइज। तो देखिए
डेफिनेशन में तो हमें किया गया है, डेफिनेशन मैं वैसे पढ़ रहा हूँ जिसमें 2(1)A दिया है, 2(1)B दिया है, ये इनको टोटल नहीं पढ़ रहा, इनको टोटल करके पढ़ रहा हूँ, इनको इंडिविजुअल नहीं पढ़ रहा। देखिए अब 48 प्रोविजंस ऐसे हैं जो नए ऐड किए गए हैं हमारे BNSS में, जो कि हमें CRPC में देखने को लिए बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे। ये हमें पहली बार BNSS में देखने को मिलेंगे और हम पढ़ेंगे। थोड़े बहुत प्रोविज़न हमें पहले भी देखने को मिलते थे, पर उनमें चेंजेस किए गए हैं और अब हमें उन चेंजेस को समझना है, क्योंकि भाई 1/7/2024 से तो यही चलेगा और CRPC को तो हमें टाटा बाय बाय कर देंगे। तो इसमें 48 प्रोविजंस ऐसे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जो नए ऐड किए गए हैं, ठीक है, BNSS में, जो हमें CRPC में देखने के लिए नहीं मिलते थे। अब हम वो देखेंगे कि ओमिशन की CRPC पे जो थे उनको कितनों को हटा दिया गया है और BNSS में जगह नहीं दी गई है, तो हम वो प्रोविज़न अब पढ़ेंगे। देखिए सेक्शन, अब हम पढ़ते हैं प्रोविज़न ऑफ CRPC ओमिटेड इन द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। वो प्रावधान जो CRPC में थे पर BNSS में वो नहीं लाए गए, तो वो हम पढ़ते हैं उनकी लिस्ट। सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट रेफरिंग टू द फ्रेज इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये हटा दिया गया है। सेक्शन 2 क्लोज F इंडिया हटा दिया है। सेक्शन 2 क्लोज K मेट्रोपॉलिटन एरिया हटा दिया गया है। सेक्शन 2 क्लोज Q प्लीडर हटा दिया गया है। सेक्शन 2 क्लोज T प्रिस्क्राइब्ड हटा दिया गया है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस हटा दिया गया है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 यही कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस हटा दिया गया है। सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया हटा दिया गया है, अब BNSS में नहीं देखने को मिलेगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 हटा दिया गया है, जो कि बोलता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस, ये हटा दिया गया है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 हटा दिया गया है, जो कि बोलता था स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, हटा दिया गया है, BNSS में देखने को नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हटा दिया गया है, BNSS में नहीं देखने को मिलेगा। सेक्शन 17 चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को हटा दिया गया है, BNSS में देखने को नहीं मिलेगा। सेक्शन 18 स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट SMM हटा दिया गया है, BNSS में देखने को नहीं मिलेगा। सेक्शन 19 सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हटा दिया गया है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन यहाँ से हटा दिया गया है। सेक्शन 27 जुरिडिक्शन इन केसेस ऑफ जुवेनाइल यहाँ से हटा दिया गया है, यहाँ पे BNSS में देखने को नहीं मिलेगा। सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जजेस में पास, ये भी BNSS में देखने को नहीं मिलेगा, ये CRPC में था, अभी हटा दिया गया है। सेक्शन 29 सबसेक्शन 4 सेंटेंसेस विच मैजिस्ट्रेट्स में पास, ये भी हटा दिया गया है, ये BNSS में देखने को नहीं मिलेगा, जो CRPC में था, अब कुछ अलग ही सेंटेंस दे दी गई है इसमें BNSS में। सेक्शन 144 कैपिटल A पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोक्रेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स, ये हटा दिया गया है, BNSS में ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो CRPC में मिलता था। सेक्शन 153 इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, भाई जांच पड़ताल होती थी वजन की, जो ये बट्टे होते हैं जो वजन के, ये CRPC में थे, अब BNSS में नहीं है। सेक्शन 188 कैपिटल A ऑफेंस कमिटेड इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये हटा दिए गए, अब ये हमें BNSS में देखने को नहीं मिलेगा। सेक्शन 197 सबसेक्शन 3 कैपिटल B प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स, ये हटा दिया गया है, BNSS में देखने को नहीं मिलेगा। सेक्शन 260 सबसेक्शन 1 क्लोज B पावर टू ट्राई समैरली, ये हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 260 सबसेक्शन 1 क्लोज I, ये भी हटा दिया गया है, पावर टू ट्राई समैरली, ये भी देखने को नहीं मिलेगा। सेक्शन 355 जो CRPC का, वो ओमिट कर दिया गया है, BNSS में देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बताता था मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जजमेंट, MM साहब जजमेंट निर्णय कैसे लिखवाते थे, वो उसमें दे रखा है, वो हटा दिया गया है। सेक्शन 404 जो हटा दिया गया CRPC का, ओमिट कर दिया गया, जो BNSS में नहीं है, जो कि बोलता है स्टेटमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ हिज डिसीजन टू बी कंसिडर्ड बाय हाई कोर्ट, ये हटा दिया गया है। सेक्शन 433 क्लोज A पावर टू कम्यूट सेंटेंस, ये हटा दिया गया है, CRPC का ओमिट कर दिया गया, BNSS में नहीं है। सेक्शन 433 क्लोज B ये सेम बात बताता है। सेक्शन 433 क्लोज D सेम बात बताता है। सेक्शन 438 सबसेक्शन 1 कैपिटल A डिस्क्रिशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, ये जो अब CRPC में था वो ओमिट कर दिया गया है, BNSS में नहीं है। सेक्शन 438 सबसेक्शन 1 कैपिटल B जो सेम बात बताता है, वो भी अब ओमिट कर दिया गया है, BNSS में देखने को नहीं मिलेगा। अब हम टोटल प्रोविजन गिन लेते हैं कि कौन कितने प्रोविजन ओमिट किए गए हैं, ठीक है। एक बार सेकंड रुकिए, 1 2
31 प्रोविजंस हैं जो ओमिट कर दिए गए हैं, जो हमें BNSS में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। 31 प्रोविजन बहुत होते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का तो सारा काम ही खत्म कर दिया BNSS में। तो 31 प्रोविजंस जो CRPC में थे अब BNSS में हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये अब तक मैंने पढ़ाया कि भाई BNSS में क्या क्या नए प्रोविजन ऐड हुए हैं, BNSS में क्या क्या प्रोविजंस हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे जो हमें CRPC में देखने के लिए मिलते थे, ठीक है। अब हम स्ट्रेटली मूव करेंगे अपने सेक्शंस को रीड करना। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भाई ये जो BNSS है इसमें 39 सेक्शंस है और 39 चैप्टर्स हैं और 531 इसमें सेक्शंस हैं। तो हम इसमें बिल्कुल नीटली एक एक चीज़ जो जहाँ देती है एक एक ठिकाने पे दी हुई है। CRPC की तरह ये नहीं ऊट पटांग एक चीज़ वहाँ दी हुई है एक चीज़ वहाँ दी है, नहीं नो, इसमें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सारी प्रक्रिया चलेगी और हम आराम से बिल्कुल इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसमें वो जैसे कि मैंने बताया चैप्टर 39 है और सेक्शन इसमें है 539 और इसमें 2 शेड्यूल हैं और लास्ट में एक फॉर्म्स भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अब हम पढ़ेंगे स्टार्ट करते हैं हम BR एक्ट को पढ़ना। जितने हमसे प्रोविजंस डेली के हो पाते हैं उतने करेंगे, अपनी लिमिट्स को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे भाई। जितना मेरे से इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है मैं उतनी बताऊंगा और बिल्कुल करेक्ट बताऊंगा, कोई दिक्कतबाजी की बात नहीं है। मैंने खूब प्रिपरेशन करी हुई है जुडिशल एग्जाम्स के लिए, अभी भी कर रहा हूँ और बिल्कुल जैसे अपने छोटे बड़े भाई बहन को पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल मिलजुल की तरह एक फैमिली की तरह पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंख बंद करके भी मेरे वर्ड्स पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मेन बात बता देता हूँ, राजस्थान जुडिशल सर्विस की मैंने रैपिड रिवीजन करवाई थी। उसमें जो मैंने रैपिड डिटेल क्लास ली थी, हर एक सब्जेक्ट की मैंने रैपिड रिवीजन करवाई थी, जो माइनर था और जो मेजर था। उसमें यकीन की बात मानना, जो 70 क्वेश्चन थे ना जो लो पार्ट के, उसमें से 50 क्वेश्चन जो मैंने अपनी रैपिड डिटेल क्लास में जो रैपिडली डिटेल क्लास में जो पढ़ाया था ना, और जो मैं बीच बीच में क्वेश्चंस बनाता रहता था, ये आ सकता है, ये आ सकता है, प्री का क्वेश्चन है 50 क्वेश्चंस प्री में यूके के यूँ आए हुए थे और मेरे वो 50 के 50 क्वेश्चंस यूके यूँ सही थे। जो 20 क्वेश्चंस है ना 70 में से, वो मेरे गलत थे किसी रीजंस की वजह से, ठीक है। तो लेकिन मेरे राजस्थान के प्री में 70 में से 50 क्वेश्चन लो पार्ट के बिल्कुल सही थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्ट रहता है, क्योंकि आपके राजस्थान जुडिशल सर्विस का जो प्री था वो बहुत हार्ड था। हमने हरियाणा का भी प्री दिया और हमने दिल्ली का भी प्री दिया, हमने MP का भी प्री दिया। इतना हार्ड पेपर जो राजस्थान 2024 जुडिशल सर्विस के प्री का था ना, इतना लेंदी और इतना हार्ड किसी भी स्टेट का अब तक नहीं था। और मान के चलो जो मैंने जो क्वेश्चंस बताए 50 क्वेश्चन यूं के यूं वहाँ देखने को मिले, और जिसने प्री क्लास देखी थी उसको पता भी होगा, ठीक है। तो मेरे पास 1-2 फ़ोन भी आए थे, 1-2 मैसेज भी आए थे कि भाई यूं माइनर लोग तो यूं के यूं क्वेश्चन देखने को मिलते जो आपने हमें पढ़ाए थे, ठीक है। तो मान के चलिएगा भाई, मैं जो पढ़ाता हूँ मेरे को कोई लालच नहीं है कि भाई मेरी वीडियो पॉपुलर होगी नहीं होगी। मैं सिर्फ यूँ पढ़ाता हूँ कि भाई जिनकी गुंजाइश नहीं है, जो कोचिंग नहीं ले सकते, वो मेरे साथ पढ़ें। जो मैंने अपनी महंगी कोचिंग में देके ज्ञान प्राप्त किया है मैं आपको फ्री में दूंगा, फ्री में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं भी एक पैसा फूकने की जरूरत नहीं है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरे को आप फ़ोन करो, ईमेल करो, कुछ भी करो, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा जो मेरे को मेरे गुरुओं से सीखने को मिली है, तो मैं आपको बताऊंगा। एक भी पैसे में नहीं लूँगा आपसे, और फ्री जो मैंने सीखा वो आपको बताऊंगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। भाई एजुकेशन जितनी फैलाओ उतनी फैलाओ उसको होना चाहिए, अपने अंदर तक समेट के रखोगे तो आपकी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन तो आपको ली इसलिए जाती है कि आप फैलाओ, भाई जितना ज्ञान आप बांट सकते हो उतना बांटो। कई लोग तो ये सोचेंगे क्या ज्ञान ही बन रहा है, अरे नहीं भाई, मैंने बहुत महंगी कोचिंग ली हुई है। मैंने 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख इतने की कोचिंग ली हुई है 1-2 साल में। तो मैंने जो सीखा है, अब मेरे नोट्स आप देखोगे, जो मैंने जो सीखा है वो आपको सिखाऊंगा और बिल्कुल हूबहू सिखाऊंगा। कोई मेरे को लालच नहीं है भाई, क्या मैं लालची कमाऊंगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी BR एक्ट रीडिंग, ठीक है, और द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की। तो पढ़ते हैं द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो प्रेसिडेंट की असेंट कब मिलती है हमारे इस स्टैट्यूट को? 25 दिसंबर 2023 को। ये डेट याद रख लेना, प्रेसिडेंट की असेंट 2023 की क्रिसमस में मिली थी। तो 25 दिसंबर सबको याद रहेगा, 25 दिसंबर क्रिसमस था और 2023 में मिली थी, ठीक है, प्रेसिडेंट्स की असेंट। और ये एनफोर्समेंट में कब आएगा? 1/7/2024 से आएगा, ठीक है। अभी हम इसका प्रीएम्बल पढ़ते हैं। एन एक्ट टू कंसोलिडेट, भाई ये एक्ट है, ये एक स्टैट्यूट है कंसोलिडेट करने के लिए, मतलब इसमें क्रिमिनल प्रक्रिया से सब कुछ है, आपको कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। जो मिलेगा BNSS में देखने को मिल जाएगा, जिससे
क्रिमिनल कोर्ट्स की फौजदारी मुकदमों की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर, और अमेंड करने की जरूरत थी कानून को जो क्रिमिनल प्रोसीजर का बताता था। तो ऑब्वियसली कौन से कानून के बारे में ये बात कर रहा है, सीआरपीसी को अमेंड कर दिया, ठीक है, वो है। बी इट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज, ठीक है। तो 74वीं रिपब्लिक डे पे हमारा ये एनेक्ट हो गया था पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था प्रीएम्बल, तो हम बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था कि भाई इसको प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी, 25 दिसंबर 2023 को मिली थी, ये याद रखना। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 हमारा जो स्टार्ट होता था, चैप्टर 1 जिसमें है सेक्शन 1 से लेके, एक सेकंड रुकिए, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक, ठीक है। चैप्टर 1 हम आज स्टार्ट करेंगे जिसमें सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 1, ठीक है। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, जो कि सेक्शन 1 से लेके 5 तक हम पढ़ते हैं सेक्शन 1। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को आप क्या बुलाओगे, उसकी एक्सटेंट, उसकी हदें कहाँ तक होंगी, और वो कमेंसमेंट वो देश में लागू कब से होगा, तो वो सेक्शन 1 में दिया, वो पढ़ेंगे। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो इस एक्ट को हम क्या बुलाएंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बुलाएंगे, ना कि BNSS नहीं बुलाएंगे। तो हमने एब्रीवेशन बना ली, हमने इतना बड़ा नाम भाई बोलने के लिए, अब हम बार बार इसको ना बोले तो हमने BNSS बुला लिया। पर ये जब भी पेपर में पूछा जाए तो भाई क्या नाम है इसका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, ना कि BNSS है। वो तो हमने एब्रीवेशन बना लिया अपने कंफर्ट के लिए, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इस एक्ट को, ठीक है। अब 1 का 2, अब सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2, द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, जो प्रावधान है इस संहिता के, अदर देन दोज रिलेटेड टू चैप्टर 9, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 देयर ऑफ शैल नॉट अप्लाई। तो जो प्रोविजंस हैं इस संहिता के, किन चैप्टर को छोड़ के, चैप्टर 9 को छोड़ दो, चैप्टर 11 को छोड़ दो और चैप्टर 12 को छोड़ दो, यूके के देयर ऑफ एज इट इज छोड़ दो, शैल नॉट अप्लाई। तो चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 के प्रोविजन जो नीचे एरिया बताऊंगा मैं, इस पर अप्लाई नहीं होंगे, और प्रोविजंस तो अप्लाई होंगे। आप देखिए कहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे, शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, जो राज्य है नागालैंड का उस पर अप्लाई नहीं होंगे। कौन से अप्लाई नहीं होंगे, देखिए, द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, जो प्रावधान है इस संहिता के, अदर देन दोज रिलेटेड टू चैप्टर 9, 11 एंड 12, जो इनको छोड़ के जो और है ना, जो और है वो अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। एंड शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, बी टू द ट्राइबल एरिया, तो राज्य नागालैंड का वो एग्जाम किया हो उस पर ये अप्लाई नहीं होंगे। कौन से, चैप्टर 9, 11 और 12 उन पर अप्लाई नहीं होंगे, और ट्राइबल एरियाज पे चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो नागालैंड की राज्य पर और ट्राइबल एरियाज में चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 अप्लाई नहीं होगा। क्या और चैप्टर अप्लाई होंगे, 100% होंगे, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 का लेटर पार्ट, बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट बे माई नोटिफिकेशन, पर जो चिंतित राज्य सरकार है, जैसे नागालैंड की या उन ट्राइबल एरियाज की चिंतित सरकार है, जो भी इसलिए राज्य सरकार है, वो क्या करेगी, अप्लाई सच प्रोविजंस और एनी ऑफ देम। तो ये प्रोविजंस है जो चैप्टर 9 के, चैप्टर 11 के, चैप्टर 12 के, इन प्रोविजंस को अप्लाई कर सकती है, या और एनी ऑफ देम, या इनमें से किसी प्रोविजंस को। भाई अब मान के चलिए चैप्टर 9 में कम से कम 20 सेक्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से 2-3 को अप्लाई कर देगी। अब चैप्टर 11 में 50 सेक्शन दिए गए, तो इसमें से 1-2 को अप्लाई कर दी, ऐसे कर सकती है। और एनी ऑफ देम, ठीक है, टू द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और सच ट्राइबल एरिया। तो कहाँ अप्लाई कर देगी, नागालैंड राज्य पर, या फिर इन ट्राइबल एरियाज के जो राज्य, जिस भी राज्य में ट्राइबल एरिया पड़ते हैं वहाँ पर अप्लाई कर देगी। ये तो पूरे के पूरे अप्लाई कर देगी, या इन चैप्टर में से कुछ सेक्शंस अप्लाई कर देगी, ठीक है। एज द केस में भी जैसा भी नीड हो, विद सच सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन को, और उनको कोई भी भाई जो अपने जरूरत अनुसार कोई सप्लीमेंटल कुछ और चीज़ें इसके साथ ऐड करनी है वो भी कर सकती है, राज्य सरकार पूरी छूट है। इंसिडेंटल कोई और इंसिडेंटल चीज़ ऐड करनी है वो भी कर सकती है इनके साथ, और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन कोई बदलाव करनी है धाराओं में भाई जो नागालैंड में और जो लगेगी तो वो भी कर सकती है, ठीक है। एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गैजेट में स्टेट ऑफ नागालैंड की सरकार और उस ट्राइबल एरियाज की सरकार निकालेगी और तभी लागू कर सकती है, ठीक है। तो यह वो हमारा सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2। अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी है, वो पढ़ लेते हैं हम। देखिए स्पष्टीकरण है सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 का एक्सप्लेनेशन। इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरियाज मीन्स द टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर द 21st day of January 1972 वन इंक्लूडिंग द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम एज रेफर टू इन पैरा 20 of 6th schedule of the constitution other than those within the local limits of municipality of Shillong। ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ दिया, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डे एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन द ऑफिस अपॉइंट। तो भाई ये जो कानून है BNSS
कब एनफोर्समेंट में आएगा हमारे राज्य में, कब से चलन में आएगा? 1 जुलाई 2024 को आ जाएगा, 1/7/2024 को। और ये डेट किसने निकाली थी? ऑब्वियसली केंद्र सरकार ने निकाली थी, ठीक है। तो ये हमारा होगा पूरा का पूरा सेक्शन 1 BNSS का पूरा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने की जरूरत थी? तो डेट ऑफ एनफोर्समेंट हम याद करेंगे, 1 जुलाई 2024 को एनफोर्समेंट होकर हमारे देश में ये आ जाएगा। और हमारी प्रेसिडेंट की असेंट हमें कब मिली थी? हमें मिली थी सीधी सीधी 25 दिसंबर 2023 को, ठीक है। और ये चैप्टर और ये सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 में चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 ये लगेंगे। कहाँ पर लगेंगे? ये सॉरी, चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 नहीं लगेंगे स्टेट ऑफ नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज़ में। लग सकते हैं अगर कंसर्न राज्य सरकार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में निकाल दे और कुछ मॉडिफिकेशन उन्हें करनी है, कॉन्सिक्वेंशियल, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, तो ऐसा करके वो निकाल सकती है। तो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो नहीं लगेंगे इस BNSS के नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज़ में? चैप्टर 9 के, चैप्टर 11 के और चैप्टर 12 के प्रोविजन नहीं लगेंगे, ठीक है। ये हमें CRPC में बताया गया था, क्योंकि भाई ये जो स्टेट ऑफ नागालैंड का एरिया है बहुत ही वोलेटिव एरिया है वो। मतलब वहाँ अगर ये सिक्योरिटी फॉर बॉन्ड वगैरह की भाई थोड़ी बहुत हरकत, थोड़ी बहुत गुड बिहेवियर का बॉन्ड रखवाने के लिए ये चैप्टर्स दिए गए हैं। तो वहाँ इतना किसी में वो नहीं है, वहाँ लोग बहुत एग्रेसिव हैं। तो वहाँ इसलिए इसने मना किया गया कि अगर भाई सभी लोग वहाँ एग्रेसिव हैं तो उनसे ऐसा मुचलका नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इसकी और भी इंटरप्रिटेशन है जो मैं आगे वाले जब आएंगे ना चैप्टर तब बताऊंगा, ठीक है, उनको रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे सीधा सेक्शन 2 जो कि BNSS की जान है। डेफिनेशन क्लोज हम पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्लोज को हम ऐसे समझ लेंगे जैसे कि क्या बात, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, जैसे दो भाई आपस में बैठ के पढ़ते हैं ना, ऐसे समझेंगे। कोई भी ये मत लगाना भाई मैं भी आप जितनी एज का हूँ, 26 मेरी एज है, मैं कोई ज़्यादा उम्र का नहीं हूँ। तो क्या बात करते हुए पढ़ेंगे। और सारी चीज़ें जो मैंने अब तक पढ़ी है भाई, 2 साल हो गए कोचिंग लेते लेते, तो जो चीज़ें मेरे को समझ में आई हैं, ठीक है, वो आपको बताऊंगा और बिल्कुल अच्छी तरह समझाऊंगा। BNSS की एक एक चीज़, प्रक्रिया कैसे चलती है वो बिल्कुल अच्छी तरह समझा दूँगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन बताता है BNSS की, ठीक है। पढ़ते हैं हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। इन दिस संहिता, इस संहिता में सॉरी अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, भाई इस संहिता में जो नीचे दी गई डेफिनेशन ये मानना, वरना कम मत मानना। जब आपको वर्डिंग्स पढ़ के एक वाक्य की, एक सेंटेंस की अलग लगता है ना, तब वो मानना, तब ये डेफिनेशन मत मानना, तब वो मानना। तो जहाँ भी ये आ जाए ना वर्ड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, तो मतलब वो जो आप वर्ड पढ़ रहे हो, जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, वो कुछ और ही हालात बताता है, कुछ और ही इंटरप्रिटेशन बताता है जो डेफिनेशन में फिट नहीं हो रही, तो उसको मानना, वरना नहीं बताता तो ये मानना, ठीक है। इसका ये सिंपल सा मतलब है। इससे मैंने देखा कि बहुत स्टूडेंट है ना, जब मैं पढ़ा था इसको देख के यार ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, उसको समझ यार यही चीज़ है। अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स का मतलब यही है, अगर कुछ हालात आपको अपोजिट कॉन्ट्रेरी बताते हैं जो वर्ड लिखा हो, जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, तो वो मानना, वरना अगर हालात डेफिनेशन वाले बताते तो वो मानना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का क्लोज ए जो कि है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब डेफिनेशन दी हुई है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की। ऑडियो मतलब मौखिक, वीडियो मतलब भाई जो वीडियो बनाते हैं हैंडीकैम से वो, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब बिजली के साधन से, ठीक है। आप देखिए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या शामिल है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में? कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी डिवाइस जो कि वार्तालाप, जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, और फॉर द पर्पसेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और क्या VC करने के लिए कोई डिवाइस यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, या फिर कोई भाई कैम स्कैनर है जिससे रिकॉर्डिंग होती है किसकी, प्रोसेसेस की, किसकी, आइडेंटिफिकेशन की। जैसे भाई ऑफिस में एक बायोमेट्रिक मशीन होती है, आप उसमें अपना फेस दिखाते हो, आपकी अटेंडेंस लग जाती है, तो वो ही मशीन की बात हो रही है यहाँ। जो ऐसी मशीन है, जो ऐसी डिवाइस है जिससे प्रोसेसेस आइडेंटिफिकेशन के रिकॉर्ड होते हैं, तो वो भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्च एंड सीजर और एविडेंस, भाई सर्च हुआ, छानबीन हुई, सीजर जब्ती हुई, किसकी सबूतों की। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, भाई ट्रांसमिशन हुआ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। पुलिस ऑफिसर ने सर्च एंड सीजर किया एक अपराधी के घर पे, कोई उसको बंदूक मिली, कोई उसको भाई जहरीले पदार्थ मिले, कोई उसको गोलियां मिली, तो वो इमेजेस के साथ अपने DSP को भेज देगा। अपने उसका DSP क्या करेगा, ज़्यादा ज़्यादा भाई मैजिस्ट्रेट को भेज देगा। तो ये कैसे भेज रहे हैं? ईमेल पे भेज रहे हैं तो वो भी चलेगा। अब अकरेंस रिपोर्ट भेजेंगे, जाएगी, मैजिस्ट्रेट पढ़ने को पड़ेगा, इससे पहले मेल पे चला जाएगा काम। वो तो न्यू एज ईरा में आज भी हम देखते हैं
पुलिस ऑफिसर जो अकरेंस रिपोर्ट की कॉपी है ईमेल पर ही भेजते हैं इलाका मजिस्ट्रेट को, डीएसपी को, एसपी को, ठीक है, जो उसका जिले का होता है। अब देखिए आगे, एंड फॉर सच अदर पर्पसेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्पसेस एंड बाय सच अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड। तो भाई कैसे कैसे ट्रांसमिशन होगी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से इन सारी चीज़ों की, तो राज्य सरकार रूल्स बना देगी और आपको बता देगी। तो हालांकि हरियाणा सरकार ने तो बताए हुए रूल्स कैसे होगी। अब इसके बाद BNSS के आ जाने के बाद और हरियाणा सरकार या और भी जो भारत में राज्य है उनकी सरकार और भी रूल्स लेके आएगी, पक्का ना पक्का, ठीक है। तो ये हमारा 2A हुआ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का क्लोज A हुआ। हम पढ़ेंगे अब क्लोज B जो कि बताता है बेल। अब जमानत क्या होता है भाई, कहीं भी CRPC में बेल को डिफाइन नहीं किया गया था, अब कर रहा है, ठीक है। तो 2(1) का क्लोज B हम पढ़ेंगे। बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ, बेल का मतलब है रिलीज करना एक व्यक्ति को जो कि अपराधी है और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या उसके ऊपर संदेह किया जा रहा है कि इसने एक अपराध किया है, उसका रिलीज करना। फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, और कहाँ से इसको रिलीज किया जा रहा है, कानून की कस्टडी से, हिरासत से। अपॉन सर्टेन कंडीशंस, और कैसे छोड़ा जा रहा है उसको, कुछ शर्तें लगाकर, कुछ कंडीशंस लगाकर। इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर, तो इम्पोज की है किसने, उस पर वो शर्तें लागू की है, या तो ऑफिसर ने। ऑफिसर कौन, अधिकारी, अधिकारी कौन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। पर इसमें सीधा सीधा ऑफिसर लिखा हुआ है, तो अभी हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की इंटरप्रिटेशन नहीं करते, हम ऑफिसर अधिकारी मान के चलते हैं। और कोर्ट या फिर अदालत ने उसको छोड़ा है कंडीशन लगाकर। ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड, और क्यों छोड़ा है, उससे एक मुचलका बॉन्ड, जब भी बॉन्ड वर्ड यूज में आता है इसको सोच लेना, वह मुचलका है, मुचलका है मतलब बेल बॉन्ड है। तो ऑन और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑन ऑफ अ बॉन्ड, तो उस व्यक्ति ने जिसको रिलीज किया जा रहा है उसने एक मुचलका भरा, एक बॉन्ड भरा है ऑफिसर के आगे या कोर्ट के आगे, और अ बेल बॉन्ड, या फिर उसने बेल बॉन्ड का एक मुचलका भरा है, ठीक है। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का क्लोज C, बेलेबल ऑफेंस। अब हम पढ़ेंगे बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें वो ऐसे अपराध जिसमें जमानत मिल जाती है, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ राइट। तो वो 2(1) के C में दिया हुआ है, पढ़ेंगे 2(1) का C। मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। बेलेबल ऑफेंस वो वाले अपराध हैं जो कि बेलेबल बता रखे हैं, कहाँ बताए हुए, फर्स्ट शेड्यूल में। BNSS के जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें वह बेलेबल बताए हुए, मतलब उसमें बेल आपको मैटर ऑफ राइट मिलेगी, आपको बस एप्लीकेशन लगानी है, कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, जज साहब से, उससे ऑफिसर इंचार्ज से आपको बेल मिल जाएगी, ठीक है। और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स, या फिर वो वाले अपराध जिनको बेलेबल बनाया हुआ है किसी और कानून के द्वारा, जो IPC में, जो भारतीय न्याय संहिता में तो 2 बेलेबल है, वो तो फर्स्ट शेड्यूल में है, लेकिन कोई और अन्य कानूनों के द्वारा उसको बेलेबल बनाया हुआ है, तो वो कहाँ बनाया गया है, तो वो उन कानूनों में लिखा गया होगा। और वो हमें BNSS में देखने को मिल जाते हैं। जो हमारा शेड्यूल 1 है, जो हमारा शेड्यूल 1 है उसके पार्ट 2 में, जो हमारा शेड्यूल 1 है उसके पार्ट 2 में आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉ, तो इसमें हमें वो अदर ऑफेंसेस के देखने को मिल जाते हैं कि भाई जोन सा 7 साल से ऊपर जिसमें सजा होगी अदर लॉ में, भारतीय न्याय संहिता को छोड़ के, तो वो अपराध कोग्निजेबल होगा और नॉन बेनेबल होगा, और कोर्ट ऑफ सेशन उसे ट्राई करेगी, ठीक है। कोई अपराध 3 से 7 साल के बीच में जिसकी सजा कटवाई जानी है अदर लॉ में, भारतीय न्याय संहिता में नहीं, अदर लॉ में, तो वो अपराध कोग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा वो भी, और उसको कौन ट्राई करेगा, JMIC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करेंगे। और कोई अपराध 3 साल से कम के लिए पनिशमेंट, जेल कटवाई जाएगी या जुर्माना लगाया जाएगा, तो वो अपराध नॉन कोग्निजेबल होगा, उसमें वारंट की जरूरत पड़ेगी अरेस्ट करते वक्त, और बेलेबल होगा, और उसे एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है। एनी मजिस्ट्रेट का मतलब समझो तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, JMSC, JMIC और CJM उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीधा जो अदर लॉ की बात हो रही है, तो ये शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 है, तो ये जो शेड्यूल 1 है उसमें पार्ट 2 में दिए हुए हैं अदर लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 2(1) का C। दोबारा पढ़ लेते हैं 2(1) के C को। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल, वो वाले ऑफेंस जो फर्स्ट शेड्यूल में CRPC के पीछे एक फर्स्ट शेड्यूल दिया गया उसमें बेलेबल शो कर रखे हैं, वो भारतीय न्याय संहिता के सारे ऑफेंस लिखे हुए हैं, उसको बेलेबल शो कर रखा है, ठीक है, वो वाले उसमें बेल मिल सकती है। और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स, या वो वाले अपराध जो बेलेबल बनाए हुए हैं किसी भी कानून में जो टाइम के संदर्भ में चल रहा है, जैसे कि मैंने फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 में आपको बता दिया कि किसमें आपको बेल मिल सकती है, दूसरे लॉ में जो भारतीय न्याय संहिता नहीं है, दूसरे लॉ में, और किसमें नहीं मिल सकती, वो हमें फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेगा। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मीन्स एनी अदर ऑफेंस, और नॉन बेलेबल ऑफेंस की हमें 2(1) के C में बता दी कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो वाले होते हैं जिसमें
इनके अलावा जिसमें बेल नहीं मिल सकती तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 2(1) का सी। अब हम पढ़ेंगे 2(1) का डी, जिसमें दिया गया है बेल बॉन्ड। अब बेल के लिए मुचलका क्या होता है? बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। बेल बॉन्ड का मतलब है एक अंडरटेकिंग, किसी अपराधी ने अंडरटेकिंग दी है फॉर रिलीज, और किसके लिए? भाई मेरे को छोड़ दो, आप रिलीज कर दो, विद श्योरिटी। और बेल बॉन्ड में क्या विद मस्ट है? क्या? श्योरिटी, एक श्योरिटी, एक गारंटर लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 2(1) का डी। अब 2(1) का ई, बॉन्ड। अब मुचलका बताया हुआ, मुचलका क्या होता है? बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब भाई निजी बॉन्ड, निजी मुचलका। और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज, या फिर अंडरटेकिंग दी है किसके लिए? रिलीज के लिए, छोड़ने के लिए, विदाउट श्योरिटी। भाई मेरे पास गारंटर नहीं है तो अंडरटेकिंग दी हो गई, मेरे पास श्योरिटी नहीं है, आप छोड़ दो, मैं जो कंडीशन है उसको फुलफिल करूँगा, तो वो बॉन्ड हो सकता है। तो हम बॉन्ड क्या समझ सकते हैं? बॉन्ड क्या होता है? बात या तो निजी बॉन्ड, निजी मुचलका, या फिर एक अंडरटेकिंग जो रिलीज के लिए दी गई है एक अपराधी द्वारा, और जिसमें कि कोई श्योरिटी नहीं ली गई, उससे कोई गारंटर नहीं लिया गया कि तुम कंडीशन का अगर डिफॉल्ट करोगे तो तुम्हारी श्योरिटी को भुगतान करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी का फॉरफीचर होगा, वो बॉन्ड को सेटल किया जाएगा, वो भी नहीं है, ठीक है। तो उसको बॉन्ड कहते हैं। अब 2(1) का सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का क्लोज एफ हम पढ़ेंगे। चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज। तो चार्ज का मतलब होता है जो धारा लगती है ना भारतीय न्याय संहिता में। भाई जैसे धारा लग गई, किसी अपराधी पर धारा लगा दी, मान के चलिए मर्डर की धारा लगा दी, सेक्शन 100, किसी ने मर्डर किया है, ठीक है, किसी ने मर्डर किया है। तो देखता हूँ, एक सेकंड रुकिए, कोई और धारा देखते हैं, मर्डर की छोड़िए, चलो मर्डर की देख लेते हैं। तो किसी अपराधी ने मर्डर किया है तो उस पर क्या चार्ज लगेगा? जैसे ए ने किसी का मर्डर किया है तो उस पर चार्ज क्या लगेगा? तो चार्ज वही होता है कि भाई किस धारा पे, भारतीय न्याय संहिता या कोई अन्य कानून है, किस धारा पर इस अपराधी को मतलब किस धारा पर इस पे केस चलाया जाएगा। तो मान के चलिए एक अपराधी ने मर्डर किया है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के अंतर्गत केस चलाया जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए जब वो मर्डर कर रहा था तो उसने ए ने जब मर्डर किया तो उसने ए ने मान के चलिए एक्स का मर्डर किया, तो उसका तो मर्डर कर दिया, तो उसके लिए तो उसको 103 के अंतर्गत चार्ज लगेगा। तो ए ने एक्स के मर्डर के साथ साथ एक्स की वाइफ को पेट में गोली मार दी, जिसको जो मरते मरते बची, तो उसके लिए उसको क्या ट्राई किया जाएगा? 307 के लिए भी। तो अब अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए इस पर कौन सा चार्ज लगेगा? अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए इस पर कौन सा चार्ज लगेगा? अभी एक सेकंड रुकिए, अभी बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, अभी बता देता हूँ। 109 का चार्ज लगेगा, 109 का चार्ज लगेगा। ए ने भाई एक्स को गोली मारी और उसकी मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, तो उस पर लगेगी 103 का चार्ज लगेगा। अब भाई ये तो एक हेड हो गया चार्ज का, धारा का। अब एक्स की वाइफ को भी उसने पेट में गोली मारी लेकिन वो मरते मरते बच गई, तो 109 भारतीय न्याय संहिता का उस पर चार्ज लगेगा, ठीक है। किस पर? ए पर, ठीक है। तो यही कह रहा है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लोज एफ में चार्ज की डेफिनेशन दी गई, जो कि बता रहा है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज। चार्ज बोले तो कोई भी हेड चार्ज का, धारा का। व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन, जब या तो चार्ज में एक हेड है तो वो भी चार्ज है, या एक हेड से ज़्यादा हेड है, मतलब एक से ज़्यादा धारा है तो वो भी चार्ज है, ठीक है। अब जब अपराधी को ट्राई किया जाता है, जैसे पुलिस ऑफिसर तो भाई FIR लॉन्च कर देते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च कर देते हैं कि भाई कोई ऑफेंस हुआ है, तो हमने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च कर ली है। अब उस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि भाई सबूत जुटाए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन की जांच पड़ताल होगी, भाई कौन अपराधी उसको अरेस्ट किया जाएगा, सारे कागज सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और पुलिस रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी मजिस्ट्रेट साहब के पास। तो अब मजिस्ट्रेट साहब अगर वो केस ट्राई कर सकते हैं तो वो चार्ज लगाएंगे। तो चार्ज जो पुलिस ऑफिसर मान के चलिए, अगर एक ऑफेंस में एक व्यक्ति ने 3-4 कोई कांड किए हैं और पुलिस ऑफिसर ने उसको बेबात पे कम से कम 5 धारा लगाई हुई है, और 5 धारा अगर लगाई हुई तो उसको कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है उस अपराधी को। तो अपराधी का वकील चार्ज पर बहस करता है, जो जज साहब सुनते हैं तो वो क्या कहेगा, सर इसने तो यह किया था, इसमें तो ये चार्ज बन ही नहीं रहा, आपने और इस आपने तो क्या पुलिस ऑफिसर ने फालतू में लगाए प्रोसिक्यूशन ने। आप सोच कर देखिए वो सारी सर्कमस्टांसेस जो हुआ था, जो एक्चुअल एक्ट हुआ था उसके बारे में बताएगा, भाई क्या एक्ट सीरियस प्रोड्यूस हुआ था, क्या नहीं हुआ था वो बताएगा। और फिर अगर चार्ज जो हटाने के हैं वो मजिस्ट्रेट साहब की पावर है, चार्ज को हटा भी सकते हैं। जो पुलिस ऑफिसर ने 5 धारा भारतीय न्याय संहिता की एक अपराधी पर लगाई हुई है, और असल में उस व्यक्ति ने एक अपराध किया था, उस पर एक्चुअल में एक धारा ही उसकी ट्रायल चलनी थी। तो मैजिस्ट्रेट को अगर अक्यूज का वकील संतुष्ट कर देगा कि भाई इस पे एक धारा का ही चार्ज लगेगा, इसको बस 3 साल तक की सजा होगी, जो आपने प्रोसिक्यूशन ने पुलिस ऑफिसर ने गोलमोल करके 5 धारा लगाई ना, तो इसमें से 4 धारा यूजलेस है, तो मैं इनको हटा रहा हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये मत समझना जो पुलिस ऑफिसर ने FIR में जो धारा लिख दी वो हो गई
पत्थर की लकीर हो गई, नहीं। मैजिस्ट्रेट साहब के सामने बहस होती है, चार्ज पे कंसिडरेशन होती है, उनको एक्ट सीरीज के बारे में समझाया जाता है, उनको भाई क्या क्या हमारे भारतीय न्याय संहिता के जो धाराएं हैं, जो प्रोविजंस है, उसमें असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या दिए गए हैं और केस में क्या क्या हुआ है, अगर भाई वो बताया जाएगा और चार्ज नहीं बनता तो मैजिस्ट्रेट साहब हटा देंगे और उस चार्ज पर उस दिन के बाद कभी भी बहस नहीं होगी। ओनली बहस कहाँ पे होगी? ओनली आर्ग्यूमेंट, जो चार्ज जो फ्रेम किया जाएगा, जो उस अपराधी पर लगेगा, उस पर बहस होगी, ठीक है। तो ये होता है चार्ज। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का क्लोज जी। तो ये बता रहा है कोग्निजेबल ऑफेंस। अब अपराध कौन से कोग्निजेबल, वो कौन से अपराध होते हैं? तो देखते हैं डेफिनेशन बॉडी की। कोग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कोग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच। कोग्निजेबल अपराध वो वाले अपराध होते हैं और प्लस में कोग्निजेबल केस वो वाले केस होते हैं जिसमें क्या आप पुलिस ऑफिसर में, एक पुलिसकर्मी में, उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। क्या? इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल, भाई मानकर, फर्स्ट शेड्यूल में जो लिखा हुआ है उसको मानते हुए क्या करेगा, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फॉर, या कोई अन्य स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है उसको मानते हुए जो समय के संदर्भ में चल रहा है, अरेस्ट विदाउट वारंट। तो एक व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, ठीक है, विदाउट वारंट। कोई मैजिस्ट्रेट का वारंट लेने की जरूरत नहीं है उसको, अरेस्ट वारंट उसको डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेगा अगर कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और कोग्निजेबल केस है तो, ठीक है। लेकिन उसकी क्या है, उसकी पुलिसकर्मी की फुल डिस्क्रिशन है। फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, क्या दिया गया है ये मानिए, जो हमें सेक्शन 103 पढ़ा हमने, सेक्शन 103 हमने भारतीय न्याय संहिता का भी एग्जाम्पल जोड़ के देखा चार्ज के साथ, तो उसमें यह दिया गया था कि भाई जो 103 है पनिशमेंट फॉर मर्डर है, जो भी मर्डर करेगा वो कोग्निजेबल ऑफेंस है, तो तुरंत मर्डर की इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिलेगी तो वो उसे पकड़ लेगा और कोई वारंट दिखाने की जरूरत नहीं है। पर इसमें भी पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन दी गई है हमारे लेजिस्लेचर ने, क्या अगर भाई जरूरत नहीं है ना तो मैं है, तुम्हारी पावर है, पकड़ो चाहे मत पकड़ो, मतलब अरेस्ट करो या मत करो, ठीक है, गिरफ्तार करो चाहे मत करो, उसकी पावर है। फर्स्ट शेड्यूल को साइड में लगा देगा, ठीक है, कौन? पुलिसकर्मी, उसकी डिस्क्रिप्शन है फुल, उसकी डिस्क्रिप्शन है फुल। फर्स्ट शेड्यूल में दिखा गया है जो सेक्शन 103 भारतीय न्याय संहिता का है और सेक्शन 109 भारतीय न्याय संहिता का है। सेक्शन 103 बताता है पनिशमेंट फॉर मर्डर, सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर बताता है भारतीय न्याय संहिता का। उसमें लिखा गया है फर्स्ट शेड्यूल में हमारे BNSS के कि ये दोनों ऑफेंस कोग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, मतलब इसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट गिरफ्तार भी कर सकता है और इसमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलेगी। पर पुलिस ऑफिसर की पावर है, क्या पावर है कि इसमें उस अपराधी को वो अरेस्ट करे चाहे ना करे। फर्स्ट शेड्यूल में चाहे कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस ऑफिसर की फुल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब क्या इससे हमें लगता है, देखने को मिलता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस ऑफिसर को कुछ ज़्यादा ही पावर दे रही है, 100% इसमें ज़्यादा पावर मिल रही है। तो ऑब्वियसली ये वाली बातें हमारे CRPC में भी लिखी गई थी, लेकिन ये छोटी छोटी बात है ना, मे शैल, तो ये बहुत ही नोट करने की होती है, इनसे पूरी इंटरप्रिटेशन ही चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मे का मतलब है डिस्क्रिप्शन और शैल का मतलब है मैंडेटरी। जहाँ हमारे एक्ट्स में, स्टैट्यूट में शैल लिखा गया है तो एक व्यक्ति को डायरेक्शन दी गई है कि भाई ये काम आपको करना ही है, और जहाँ मे लिखा गया है तो उसको डिस्क्रिप्शन दी गई है कि करो आपकी मर्जी, ना करो तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये होता है इनमें डिफरेंस। तो अब सेक्शन 2(1) का जी हमने पढ़ा, एक बार 2(1) का जी दोबारा पढ़ लेते हैं। कोग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कोग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल, भाई फर्स्ट शेड्यूल को मानेगा वो, ठीक है, लेकिन मे इसको हटा रहा है। जो मे वर्ड ऊपर यूज हुआ है हमारी फर्स्ट लाइन में क्लोज जी की कोग्निजेबल ऑफेंस की, मे वर्ड जो यूज है वो फर्स्ट शेड्यूल को सेट असाइड कर रहा है। इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। तो जनरल रूल क्या है भाई, कोग्निजेबल केस वो वाले केस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट दिखाए एक मुलजिम को, एक अक्यूज को अरेस्ट कर लेगा, लेकिन मे है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है कि भाई सेक्शन 103 भारतीय न्याय संहिता में कोई अगर मर्डर कमिट करता है कोई व्यक्ति तो उसको अरेस्ट कर लो विदाउट वारंट, लेकिन पुलिस ऑफिसर की पावर है, डिस्क्रिप्शन है, भाई उसकी मर्जी है, करे चाहे ना करे। भाई उसको नहीं मिल रहा रीजनेबल कॉज, उसने नहीं किया, कोई मर्डर की ऐसी गुत्थी है उस केस में कि पता ही नहीं लग रहा, क्लियर ही नहीं है कि भाई किसको अरेस्ट करा जाए, तो भाई नहीं करेगा वो, ठीक है। तो यह होता है, तो वो हमें जनरल प्रिंसिपल तो है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पावर टू अरेस्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पावर टू अरेस्ट एंड, ठीक है, ये वाली हमें मिलती है एक लाइन हमारी क्रिमिनल लॉ की, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पावर टू अरेस्ट एंड मेक ऑफ अरेस्ट, ठीक है। तो ये वाली अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2(1) का क्लोज H कंप्लेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लेंट, इसको समझेंगे तो आज हम अपना डेफिनेशन का क्लोज इजीली कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कल से हम सेक्शन 3 को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 2
वन का क्लोज एच जो कि बताता है कंप्लेंट। अब कंप्लेंट का जैसे वर्ड आ जाए तो समझ लें दरख्वास्त, एक व्यक्ति ने दरख्वास्त दी है, वो कंप्लेंट कहाँ देगा, पढ़ते हैं सेशन 2(1)H की बॉडी पढ़ते हैं। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन, दरख्वास्त मतलब कोई भी एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है, आरोप लगाना। मेड ओरली और इन राइटिंग, या तो आरोप मौखिक रूप से बोलकर लगाए गए हैं या फिर लिखित रूप में एक दरख्वास्त दी गई है। टू आ मैजिस्ट्रेट, और किसको कंप्लेंट दी गई है, जज साहब को, मैजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता। और सिर्फ जो दरख्वास्त जो व्यक्ति दे रहा है कंप्लेनेंट, वो किस हिसाब किताब से दे रहा है कि भाई जज साहब को मैं ये दरख्वास्त अपनी मौखिक रूप से और लिखित रूप से दे रहा हूँ, अपनी एक चिट्ठी अपने एक कागज़ में लिख कर, और या फिर मौखिक रूप से उनके पास बोल रहा हूँ जाकर। तो वो क्या करेंगे, जो इस संहिता में हमारे BNSS में जो हमारे लेजिस्लेचर ने हमें बताया हुआ है कि भाई अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा, आप एलिगेशन लगाओ जाके सीधा सीधा, किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर क्राइम किया तो आप सीधा सीधा जाके मैजिस्ट्रेट साहब को बोलो। तो क्यों वो ऐसा उसके पास जा रहा है, वो विक्टिम, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता, कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब इस संहिता के प्रोविजंस के अंदर, प्रावधान के अंदर एक्शन लेंगे मेरी कंप्लेंट के फॉलो करते हो। जैसे मेरी कंप्लेंट उनके पास चलेगी, अब जो विक्टिम, जो अक्यूज्ड है, जो अपराधी जिसने मेरे को पीटा पुटा है, उसके ऊपर एक्शन लेंगे जो इस संहिता में दिखा गया, प्रोसीजर, प्रक्रिया चलाएंगे। डेट सम पर्सन, कि किसी व्यक्ति ने, वेदर नोन और अननोन, की भाई कोई जानकार व्यक्ति ने या कोई अनजान व्यक्ति ने क्या किया है, हैज कमिटेड एन ऑफेंस, क्या किया है, एक अपराध घटित किया है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, पर दरख्वास्त जो कंप्लेंट होती है उसमें एक पुलिस रिपोर्ट नहीं होती। पुलिस रिपोर्ट तो पुलिस रिपोर्ट होती है, PR होती है, पर पुलिस रिपोर्ट कभी कंप्लेंट नहीं हो सकती। पर जो अब एक्सप्लेनेशन इसकी जो मैं बताऊंगा 2(1)H की, वो बता देगी कि पुलिस रिपोर्ट भी कंप्लेंट हो सकती है। अब देखते हैं कि दोबारा 2(1)H को दोबारा पढ़ते हैं। कंप्लेंट, दरख्वास्त means any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this sanhita, that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report। तो कंप्लेंट आप दे सकते हो, या तो आपके किसी, भाई आप किसी व्यक्ति को जानते हो जिसने अपराध घटित किया है, क्या आपके ऊपर किया है ये भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, किसी और के ऊपर भी किसी व्यक्ति ने अपराध घटा किया है, मतलब घटित किया है, कमीशन किया है, पर आप भी उसकी जाके मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दे सकते हो। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो विक्टिम है, जिसको पीटा उठा गया है, वो ही जाके कंप्लेंट करे। नहीं, अगर आपने देखा है कि आपने देखा है कि भाई ए जो व्यक्ति है वो अपनी वाइफ B को रोज पीटता है, रोज उसकी धुलाई करता है, शराब पीकर रोज मारता है, अब B बिल्कुल अपना घर रिश्ता बचाने के लिए एक ही कंप्लेंट नहीं करती है, तो आप ऐसा रिस्पेक्टफुल सिटीजन ऑफ इंडिया के होते हुए, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, आप जा सकते हो मैजिस्ट्रेट के पास और उसको मौखिक रूप से बता सकते हो, सर मैं A और B का पड़ोसी हूँ, मैं रोज़ रात को 11 बजे देखता हूँ, रोज़ A दारू पी कर आता है और B को पीटता है जो उसकी वाइफ है, और B सोसाइटल प्रेशर की वजह से बता नहीं रही, तो आप कृपया करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके तहत एक्शन लीजिए। तो इसमें जो A और B जो जोड़ा है, क्या वो उनका पड़ोसी उन्हें जानता है, वो नोन है, ठीक है। तो अब अननोन, अब मान के चलिए A, अब A क्या करता है, A एक एयरपोर्ट पर होता है, वो अपनी फ्लाइट लेने वाला होता है गोवा के लिए, तो वो क्या देखता है कि एयरपोर्ट पर एक एजिड उम्र का एक मैन होता है, एक मैन होता है और उसकी एक छोटी बच्ची होती है 10-12 साल की, तो वो उसको थप्पड़ मारता है, ना पता किस बात पे मारता है, तो वो उस व्यक्ति को, जो एक व्यक्ति है जो एयरपोर्ट पे होता है, मिस्टर एक्स लगा दीजिए, मिस्टर एक्स एयरपोर्ट पे होता है और मिस्टर ए एक फादर होता है और अपनी बेटी को थप्पड़ मारता है एयरपोर्ट पे। तो अब क्या हुआ, क्या वो मिस्टर एक्स उन्हें जानता है कि ये कौन है, तो उनके बारे में भी वो कंप्लेंट कर सकता है। अब गोवा की ट्रिप कराएगा, फिर जहाँ भी इलाका मैजिस्ट्रेट होगा, जहाँ एयरपोर्ट की अथॉरिटी का जो इलाका मैजिस्ट्रेट होगा, जुरिडिक्शन होगी, उसके पास जाके बोल देगा, सर मैं उस दिन गोवा की फ्लाइट ले रहा था और एक व्यक्ति था जो कि कम से कम 50-40 साल का था और अपनी बेटी को बुरी तरह से थप्पड़ मारा था। अब उसकी बेटी थी या वो कौन थी मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरे को एक ऑफेंस लगा, तो आप कृपया करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, उस लड़की के पापा के खिलाफ, वो क्योंकि उसे क्यों मार रहा था। तो मैजिस्ट्रेट साहब ऐसा सुनेंगे और इंक्वायरी के ऑर्डर कर देंगे, बात खत्म। तो क्या हुआ, तो हमारे इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, मिस्टर एक्स जो अपनी गोवा की फ्लाइट ले रहा था, क्या उनको बाप बेटी को जानता था, वो नहीं जानता था, तो उनके ऊपर भी एलिगेशन लगा रहा है उसके बाप के ऊपर कि भाई उस बेटी को उसने मारा। तो कृपया करके मैजिस्ट्रेट साहब आप एक्शन लीजिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के तहत, ठीक है। तो यह है हमारा कंप्लेंट 2(1)H हुआ। 2(1)H की एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखिए
A report made by a police officer in case which discloses after investigation। एक रिपोर्ट बना दी पुलिस कर्मी ने, ठीक है, किसकी बना दी, एक मुकदमे की, विच डिस्क्लोज, जो कि बता रहा है, क्या बता रहा है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करने के बाद डिस्क्लोज किया, पुलिस ऑफिसर को दिमाग में भेजे में घुसी बात, क्या, द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि भाई तू जिस अपराध की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना, ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें तो तेरे को मैजिस्ट्रेट का वारंट लेना था, पर तूने क्या किया, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए और तूने बिना वारंट लिए हुए क्या कर दिया, तूने इन्वेस्टिगेशन कर दी एक नॉन कॉग्निजेबल केस की, और सॉरी एक कॉग्निजेबल, तेरे को लग रहा था शुरू में कि ये कॉग्निजेबल केस है, पर तूने कोई वारंट नहीं लिया, तूने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, पर जांच पड़ताल करने के बाद तेरे को लगा रहे ये तो नॉन कॉग्निजेबल केस निकला भाई, इसमें तो मेरे को मैजिस्ट्रेट साहब का वारंट लेना था, क्या इन्वेस्टिगेशन वारंट, पर तूने लिया नहीं, तो अब क्या होगा, द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट। तो अब जो पुलिस ऑफिसर जो अब अपने मैजिस्ट्रेट साहब को जो पुलिस रिपोर्ट जमा करेगा उसको मैजिस्ट्रेट साहब कंप्लेंट मान लेंगे, ठीक है। तो ये इरेगुलरिटी के मिटाने के लिए कि भाई प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग विशिएट ना हो जाए, थोड़ी गलती तो हुई है पुलिस ऑफिसर से, पर ये एक्सप्रेशन उसके लिए दी गई है। तो जो पुलिस ऑफिसर एक जो केस हुआ है उसकी, भाई केस हुआ था नॉन कॉग्निजेबल, पुलिस ऑफिसर को लगा कि ये कॉग्निजेबल केस था, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करी, जब उसको दिमाग में आ गया भाई ये तो नॉन कॉग्निजेबल केस है, इसमें तो वारंट लेना चाहिए था, तो अब वो पुलिस रिपोर्ट अपनी जमा कर देगा कोर्ट में मैजिस्ट्रेट साहब के सामने। तो मैजिस्ट्रेट साहब उसको क्या कहेंगे, 2-3 डांट तो मारेंगे, पर कहेंगे भाई आगे से दिमाग मत लगाना, वारंट ले लेना, ठीक है, चुपचाप आगे। तो क्या करेंगे उस पुलिस रिपोर्ट को, इसको पुलिस रिपोर्ट केस नहीं समझेंगे, उसको कंप्लेंट केस समझ लेंगे, ठीक है, उसको कंप्लेंट समझ लेंगे 21H में, ठीक है। और अब देखिए, और अब उसको पुलिस रिपोर्ट वाले की तरह उसको प्रावधान चलेंगे, कंप्लेंट प्रोसीडिंग की तरह चलेंगे। अब वो देखिए, एंड द पुलिस ऑफिसर बाय होम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी द कंप्लेंट। अब ये देखिए, जो पुलिस ऑफिसर जो आईओ था जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था पहले पुलिस रिपोर्ट के केस की, अब वो उसको कंप्लेनेंट समझ लेंगे, ठीक है, कि भाई तुम हो अब कंप्लेनेंट, ये पुलिस रिपोर्ट नहीं है, ये है कंप्लेंट, ये है दरख्वास्त, और तुम हो अब कंप्लेनेंट, ठीक है, विक्टिम चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम हो अब कंप्लेनेंट, ठीक है, तुम हो अब CW, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 21H की एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुतों को समझ नहीं आती है, तो इसका असली मतलब यही है। पहले हमें ये सेक्शन 2 क्लोज D CRPC में देखने को मिलती थी, एक्सप्लेनेशन भी उसमें थी, तो ये बहुतों को समझ नहीं आती है, सिंपल सी 1 मिनट में समझा दिया, यही है इसकी बात है, बहुतों को समझ नहीं आती है। 100 में से 75% एडवोकेट्स को भी इसके बारे में नहीं पता, पुलिस ऑफिसर को तो पता ही होगा क्योंकि वो तो करते ही हैं ऐसी इरेगुलरिटी, पर उनको नहीं पता होगा। अब देखिए 21H के एक्सप्लेनेशन में दोबारा पढ़ाता हूँ। भाई एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उसको किसी अपराध की जानकारी मिली, तो उसने अपने घोड़े दौड़ाए और उसको क्या लगा कि भाई ये अपराध तो ऐसा अपराध है जिसमें तो मैं इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता हूँ। पर जब उसने इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया विदाउट वारंट, बाद में जाके एक दो हफ्ते बाद उसको पता लगा, अरे ये तो भाई वो है नॉन कॉग्निजेबल केस घटित होता दिख रहा कि मेरे को तो इसमें मैजिस्ट्रेट का वारंट लेना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो फिर यही होगा, जैसे आप उसने कागज पूरे कर दिए तो जज साहब के सामने कागजों को पेश कर देगा, और जज साहब उसको क्या मानेंगे कि भाई ये पुलिस रिपोर्ट केस नहीं है, ये कंप्लेंट केस ही है, ठीक है, और तू पुलिस ऑफिसर आईओ, तुम हो कंप्लेनेंट, ठीक है। विक्टिम अब चाहे कोई भी हो वो गवाह हुआ बन जाएगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर अब जो आईओ बन रहा था उस केस का, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था पुलिस रिपोर्ट के केस की, अब उसको कंप्लेनेंट मान लिया जाएगा और पुलिस रिपोर्ट केस को कंप्लेंट मान लिया जाएगा। सीधी 1 मिनट में यह थी एक्सप्लेनेशन की इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का क्लोज I, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक तरह से वार्तालाप करना, मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person by means of an electronic device including a telephone, mobile phone or other wireless telecommunication device or a computer or audio video players or camera or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification by central government। तो केंद्र सरकार निकाल देगी कि कौन कौन सी वो डिवाइसेस हैं जो भाई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है, जैसे कंप्यूटर से फ़ोन में चलेगी, फ़ोन से लैपटॉप में चलेगी, लैपटॉप से टैबलेट में चलेगी, एयर ड्रॉप हो गया, ब्लूटूथ हो गया, तो वो सारी चीज़ें क्या आएंगी, वो सारी चीज़ें आएंगी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वार्तालाप हो रही है। स्नैपचैट से सीधा स्नैप पे मैसेज चला गया, व्हाट्सएप पे मैसेज चला गया, फेसबुक पर पोस्ट एक पोस्ट हो गई, एक चीज़ लिख दी गई, पोस्ट हो दी गई, इंस्टाग्राम पे कोई रील अपलोड हुई, तो वो सारी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वार्तालाप ही है, वो ये मान कर चलो, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का क्लोज I। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का क्लोज J, जो कि बताता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय क्या होता है। देखिए, हाई कोर्ट मीन्स अब सब एड 1 इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। भाई
किस संदर्भ में, किसी राज्य के संदर्भ में उस राज्य का उच्च न्यायालय। 2 इन रिलेशन ऑफ टू अ यूनियन टेरिटरी टू विच द जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ फॉर अ स्टेट हैज बीन एग्जिस्टेड बिलो दैट हाई कोर्ट। कोई भाई केंद्र शासित प्रदेश है और एक केंद्र शासित प्रदेश की जैसे जुडिक्शन एक हाई कोर्ट को देती तो समझ लो वो वाला हाई कोर्ट। जैसे चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, तो उसकी जुडिक्शन कहाँ दी हुई है, उसकी जुडिक्शन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दी गई है, तो उसके लिए वो हाई कोर्ट मान लो, ठीक है। अब जैसे हमारा ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो इसकी जुडिक्शन कहाँ दी हुई है भाई, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी तो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसकी जुडिक्शन कलकत्ता हाईकोर्ट के पास है, तो उसके लिए हाईकोर्ट क्या मान लो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट मान लो, ठीक है। अब जे का सब एट 3 इन रिलेशन टू एनी अदर यूटी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यही कह रहा है, अगर यूटी का केस है, अगर यूटी का यूनियन टेरिटरी का केस है इन रिलेशन टू एनी अदर यूटी, तो भाई कोई एनी अदर यूटी है जिसका कोई हाई कोर्ट नहीं है, जिसको किसी हाई कोर्ट में मर्ज नहीं किया गया, तो क्रिमिनल अपील जहाँ उसकी क्रिमिनल हाईएस्ट कोर्ट में उस यूटी की क्रिमिनल अपील डलती है तो वो उसका हाई कोर्ट मान लो, ठीक है। अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पर सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा भाई, कोई ऐसे हाई कोर्ट है जैसे चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी है, तो इनके तो भाई हाई कोर्ट डिसाइड किए हुए हैं कि भाई कौन कौन से हैं इनके भाई। जैसे चंडीगढ़ का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है जिसमें उसकी अपील जाएगी, मैटर जाएंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का भाई कलकत्ता हाई कोर्ट में जाएंगे। कोई और अन्य जैसे दमन एंड दीव है उसकी डिसाइडेड नहीं है या भाई होगी भी लेकिन मानने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए उसकी अपील जा जाएगी ना भाई। दमन एंड दीव के केसेस जहाँ होंगे डिसाइड और उसकी भाई अपील जा जाएगी, जो हाईएस्ट ग्रेड में जहाँ अपील जाएगी तो वो उसको मान लो वो उसका हाई कोर्ट है, ठीक है, पर वो सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं हो सकता, ठीक है, उन अदर यूटीज़ के लिए। तो ये था हमारा 2(1) का जे। अब हम पढ़ेंगे 2(1) का के, इंक्वायरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंक्वायरी। अब इंक्वायरी क्या होता है आपको ऊपर ऊपर से मोटा मोटा एक बार बता दूँ, फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इंटरप्रेट डीपली करूँगा। इंक्वायरी क्या होता है भाई, जैसे पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करी, ठीक है, जांच पड़ताल करी, एक मुकदमा हो गया था, एक केस हो गया था, एक FIR हो गई थी, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कभी भी इंक्वायरी नहीं होती और इंक्वायरी कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। पर देखिए एक केस हुआ, मानिए A ने B को डंडा मारा सर पे, सर का B का सर फूट गया, तो इस केस में B अब भाई FIR दर्ज करवाएगा, B FIR दर्ज करवाएगा, तो अब क्या होगा भाई, पुलिस ऑफिसर पूरे केस की जांच पड़ताल करेगा, तो वो क्या हुआ, जांच पड़ताल जैसे ही करा तो वो इन्वेस्टिगेशन हुआ, ठीक है। जांच पड़ताल बोले तो इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो अब इन्वेस्टिगेशन करके जो पुलिस ऑफिसर IO बनेगा वो सारे पेपर्स को बनाएगा भाई। ए ने कितने बजे B को डंडा मारा, कौन कौन गवाते, किस किस ने देखा, तो ये सारे क्या हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में कागजात पूरे किए जाते हैं, ठीक है। तो अब सीधा सीधा वो कागज़ कहाँ जमा हो जाएंगे, जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के पास वो कागज़ पहुँच जाएंगे ना, उसी दिन से इंक्वायरी चालू हो जाएगी। जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के पास वो पेपर पहुँचे, मजिस्ट्रेट साहब ने अपने लीगल माइंड यूज़ किया, वैसे ही इंक्वायरी चालू हो गई। अब इंक्वायरी में क्या होगा भाई, सीधे सीधे अक्यूज का हक है कि भाई जो पुलिस ऑफिसर उसने क्या क्या पेपर रेडी किए हैं वो अक्यूज को मिलना। तो क्यों मिलना, क्योंकि अक्यूज भी भाई अपना डिफेंस लेगा, वो उसका राइट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब अक्यूज के कागजात पूरे करेंगे, जो पुलिस ऑफिसर ने कोर्ट में जमा कर रहे हैं, तो जज साहब का क्या काम है भाई, सीधा सीधा जो कागजात जो मेरे को दिए हैं उनकी एक एक कॉपी अक्यूज को दे दूँ। तो जैसे ही वो कॉपी सप्लाई करेगा तो यहाँ से इंक्वायरी की स्टेज चालू हो जाती है, ठीक है। और भी कोई अन्य चीज़ें हैं तो वो भी क्या होती हैं, इंक्वायरी होती है। कोग्निजेंस लेने तक इंक्वायरी स्टार्ट होती है, जैसे ही एविडेंस बुला लिए वैसे ही ट्रायल स्टेज चालू हो जाती है। कोग्निजेंस जो CRPC में सेक्शन 190 में दिया गया था ना, जैसे ही वो होता है ना वैसे ही इंक्वायरी तक वो स्टेज होती है। जैसे ही एविडेंसेस, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस बुला लिए गए हैं तो तुरंत क्या हो जाता है, तुरंत के तुरंत ट्रायल चालू हो जाती है। अब हमारे इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कोग्निजेंस कहाँ दिया गया है, सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हमारा कोग्निजेंस दिया गया है सेक्शन 210 में, 210 में दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 210 BNSS में मैजिस्ट्रेट साहब कोग्निजेंस लेते हैं, जो कि CRPC में सेक्शन 190 में देते थे। अब भाई हमने समझा जैसे A ने B का सर फोड़ा डंडे से, तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज है। हालांकि जो विक्टिम है जिसका सर फूटा वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके अपने कथन अपनी स्टेटमेंट देगा, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, कोई ये मत माने ना वो इंक्वायरी चल जाएगी। अब जैसे ही उसने स्टेटमेंट वगैरह पूरी करी, जैसे ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपना चार्जशीट जो चालान होता है जिसमें सारे कागजात होते हैं वो मैजिस्ट्रेट साहब को देगा कि आप भाई ये केस आप सुनिए, आपकी जुरिडिक्शन है। तो अब क्या करेगा मैजिस्ट्रेट साहब, वो कागजात अक्यूज को देगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पार्ट है, अक्यूज के कागजात पूरे करवाएगा क्या कि ये केस अपना लड़ सके, ठीक है। अब क्या होगा, तब तक भी अब इंक्वायरी स्टेज चालू हो चुकी होगी। जब तक कोग्निजेंस लिया, कोग्निजेंस क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ लीगल माइंड, यूजिंग ऑफ लीगल माइंड। मैजिस्ट्रेट साहब अपना
कानून से भरा हुआ दिमाग उस केस में लगा देंगे ना, तभी मान लेंगे कि इंक्वायरी चालू हो चुकी है। और चार्ज फ्रेम जब किया तो इंक्वायरी समाप्त, और सीधा सीधा प्रोसिक्यूशन एविडेंस, जो प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष के गवाह हैं, भाई ए ने सिर फोड़ा था, अब स्टेट पर एक केस चल रहा है, अब बी का सर फूटा था, तो बी के कितने गवाह हैं, पुलिस वाले कौन कौन आए मौका पे, वो सारे प्रोसिक्यूशन एविडेंस बनेंगे। उनको अब जैसे ट्रायल के लिए एविडेंस देने के लिए बुलाया जाएगा ना, तो वो वहाँ से ट्रायल चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल में। अब देखिए 2(1) का के इंक्वायरी पढ़ते हैं। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब हर इंक्वायरी, अदर देन अ ट्रायल, पर वो ट्रायल नहीं है। ट्रायल कभी इंक्वायरी नहीं होती, और हर चीज़ हो सकती है। कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय अ मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट, तो इंक्वायरी हमेशा कौन कंडक्ट करता है, हमेशा मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट। अब कोर्ट क्या, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये भी कर सकते हैं। देखिए इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब हर वो इंक्वायरी, अदर देन ट्रायल, पर वो ट्रायल नहीं है। ट्रायल कब से चालू होती है, जैसे प्रोसिक्यूशन एविडेंस बुलाया वैसे ही ट्रायल चली। पहला प्रोसिक्यूशन एविडेंस जिस दिन सम्मन कर दिया ना, प्रोसिक्यूशन एविडेंस को बुलाने की तारीख रख दी और सम्मन काट दिए, उस दिन से ट्रायल चालू हो चुकी है। उससे पहले तक क्या थी, इंक्वायरी था, तो इसीलिए लिखा गया इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता। और कौन किसके तहत कंडक्ट होती है इंक्वायरी, BNSS के तहत, संहिता के तहत, और किस द्वारा, बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है, तो वो इंक्वायरी करते हैं। अब सेक्शन 2(1) का L इन्वेस्टिगेशन। अब जांच पड़ताल क्या होती है वो देखिए। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता। इन्वेस्टिगेशन का मतलब हर वो प्रक्रिया इस संहिता के तहत, BNSS के तहत, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, और किस चीज़ के लिए वो प्रक्रिया की जाती है, बस सबूतों को जुटाने के लिए। कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, और किस द्वारा कंडक्ट की जाती है इंक्वायरी, मतलब जांच पड़ताल, एक पुलिसकर्मी द्वारा, और किस द्वारा, और बाय एनी पर्सन, या फिर और किसी और व्यक्ति द्वारा, अदर देन अ मैजिस्ट्रेट, पर वो व्यक्ति मैजिस्ट्रेट नहीं होगा। मैजिस्ट्रेट कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2024 के प्री में क्वेश्चन साफ प्री में आया होता, यही सीधा याद कर लीजिए, जो मेरी वीडियो देख रहा आया हुआ था। ठीक है, अब देखिए, और बाय एनी पर्सन, पुलिसकर्मी को छोड़कर भी पुलिसकर्मी भी कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, और कोई पुलिसकर्मी के अलावा भी कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, अदर देन अ मैजिस्ट्रेट, पर वो व्यक्ति मैजिस्ट्रेट नहीं होगा। मैजिस्ट्रेट कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा केस की। हु इज ऑथराइज बाय मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, पर वो जो अन्य व्यक्ति है जिसको ऑथराइज कौन कर रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मैजिस्ट्रेट ही कर रहा है। भाई पुलिसकर्मी तो कर ही सकता है, पुलिसकर्मी भाई अगर नॉन कोग्निजेबल केस है तो ऑर्डर लेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, अगर नॉन कोग्निजेबल केस है तो इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो अगर मैजिस्ट्रेट क्या कहते हैं, भाई पुलिसकर्मी तेरे पे भरोसा नहीं है, तू मत कर, मेरा एक व्यक्ति है जो मेरे पे मैं पूरा भरोसा करता हूँ, ये भाई बड़ा उलझा हुआ केस है, मेरा वो व्यक्ति करेगा। ठीक है, पर मैजिस्ट्रेट उसको ऑथराइज कर देंगे दूसरे व्यक्ति को। मेरे को भी कर सकते हैं, मोहित डागर को भी मैजिस्ट्रेट, अगर मैं कोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो अगर कोई केस है, अगर मेरा वातावरण, मेरी वाइब्स जज को ठीक लगती है, तो मेरे को भी वो बता सकते हैं कि भाई आप जाके इन्वेस्टिगेशन करो एक केस की, बता सकते हैं, पर वो खुद नहीं कर सकते। ठीक है, पुलिसकर्मी तो वारंट लेके कर सकता है, लेकिन पुलिसकर्मी को मजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे भाई तुम मत करो, आई डोंट ट्रस्ट यू, ये तो नहीं बोलेंगे, पर ये कहेंगे तू मत करो, मैं किसी और को लगाता हूँ इन्वेस्टिगेशन पे। तो मेरे को भी लगा सकते, भेज सकते कि तुम जांच पड़ताल करो मोहित जी। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 का क्लोज L, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा राजस्थान जुडिशियल सर्विस के प्री में पूछा हुआ था, कौन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, तो सबने यह लगाया था, टिक लगाया था, गोला लगाया था कि मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। पेपर उठा के देख लेना, पक्का मिल जाएगा। ठीक है, अब हम सेक्शन पढ़ेंगे। इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, 2(1) के L की एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, वेयर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द संहिता। कोई भाई ऐसे कोई और अन्य प्रोविजन है, कोई अन्य प्रावधान है किसी स्पेशल एक्ट के जो BNSS नहीं है, ठीक है, आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द संहिता, और जो स्पेशल एक्ट के जो प्रावधान है ना वो मेल नहीं खा रहे हैं इस संहिता से, BNSS से मेल नहीं खा रहे, तो क्या होगा, द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट सेल प्रिवेल। तो लो भाई ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया, ये जो प्रोविजन प्रावधान है स्पेशल एक्ट के, तो वो प्रिवेल करेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजन प्रिवेल नहीं करेंगे। प्री का क्वेश्चन बन गया हमेशा तक के लिए। तो इसको क्या कर दिया, डेरोगेटरी इफेक्ट दे दिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को स्पेशल एक्ट में जो प्रोविजन लिखे गए हैं वो प्रिवेल करेंगे। अगर प्रोसीजर कोई बता रखा है, ठीक है, कोई प्रोविजन बता रखा है, अगर इनकंसिस्टेंट है, अगर मेल नहीं खा रहे हैं उस स्पेशल एक्ट के और BNSS के प्रोविजन, तो स्पेशल एक्ट के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे, BNSS के प्रोविजन छुप जाएंगे, डेरोगेटरी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 2(1) का क्लोज L। सॉरी, अब पढ़ेंगे हम सेक्शन 2(1) का क्लोज M।
जो कि बताता है जुडिशियल प्रोसीडिंग। भाई ये जुडिशियल प्रक्रिया क्या होती है, अब देखिए, इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज। तो जुडिशियल प्रक्रिया मतलब हर वह प्रक्रिया जिसके दौरान क्या होता है, ऑफ विच एविडेंस इज, तो गवाही ली जाती है, और मे बी लीगली टेकन, और कानूनी तौर पर ली जाती है, ऑन ओथ, और कैसे ली जाती है, शपथ पे ली जाती है, तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ठीक है, तो एविडेंस लिया जाता है क्रिमिनल मुकदमे में, तो वो क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। शपथ पर एविडेंस लिया जाता है, वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ठीक है, और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, भाई जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं लिया जाता, लेकिन कोई पुलिसकर्मी ओथ पर ले लेता है, भाई पावर है पुलिसकर्मी की, ओथ पर ले ले, शपथ ले ले, तो क्या होगा, वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। ठीक है, अब सेक्शन 2(1) का एन, लोकल जुडिशन, लोकल क्षेत्रफल क्या होता है, पढ़ते हैं। लोकल जुडिशन इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स or his powers under the Sahita, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify। भाई लोकल जुडिक्शन सीधा सीधा ये बता रहा है भैया, तो जो एरिया, जो लोकल, जो इलाका मैजिस्ट्रेट है ना, या तो भाई उसका एरिया, या अगर राज्य सरकार बता देगी ना कि भाई गुड़गांव का जो मैजिस्ट्रेट है उसका लोकल जुडिक्शन, लोकल क्षेत्रफल, मैजिस्ट्रेट तो वो गुड़गांव का है, पर वो लोकल क्षेत्रफल पूरे हरियाणा में अपना क्या करेगा, चलाएगा, तो राज्य सरकार ये भी कह सकती है। ठीक है, तो ये भी कह सकती है मैजिस्ट्रेट तो भाई गुड़गांव के सेक्टर 10 के पुलिस थाने का है। ठीक है, आप सेक्टर 10 के पुलिस थाने में भी आप अपनी क्षेत्रफल चलाओगे। ठीक है, सेक्टर 9 में भी चलाओगे, सेक्टर 8 में भी चलाओगे, सेक्टर 11 में भी चलाओगे, ये आपके क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये भी कह सकती है, या तो यूँ कह सकती है भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप चलाओगे अपना क्षेत्रफल, किसी मैजिस्ट्रेट को या किसी कोर्ट ऑफ सेशन को, या फिर किसी राज्य के छोटे से भाग जो आपको जहाँ का इलाका मैजिस्ट्रेट बना जाएगा एक मैजिस्ट्रेट को, तो वहाँ भी आप चलाओगे। तो सीधी बात 2(1) के, तो सेक्शन 2(1) के एन में यह बताई गई है लोकल जुडिक्शन। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है पर आ सकता है, जो मैंने ये इंटरप्रिटेशन बताई यही इसकी फिट इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, पर राज्य सरकार की पावर रहेगी लोकल जुडिक्शन को सेट करने की। ठीक है, नोटिफिकेशन में निकाल देगी। अब सेक्शन 2(1) का क्लोज नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, अब बता रखा है कि नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। देखिए, मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, नॉन कोग्निजेबल अपराध वे वाले अपराध होते हैं जो कि, एंड नॉन कोग्निजेबल केस, और नॉन कोग्निजेबल केस वो वाले केस होते हैं, मीन्स अ केस, जो कि केस मतलब है केस कौन से, इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, तो पुलिस ऑफिसर की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर ले, तो वो मैजिस्ट्रेट से अरेस्ट वारंट निकलवाना पड़ेगा, तभी एक अपराधी को, एक मुलजिम को वो गिरफ्तार कर सकते हैं। वैसे एज अ मैटर पर से, जो पहले से कोग्निजेबल केस में उसके पास राइट्स होती है ना, पावर होती है कि वो कर सकता है, उसकी पावर है, मे है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो उसके पास अब नॉन कोग्निजेबल केस में नहीं है। मैजिस्ट्रेट से अरेस्ट वारंट लेना पड़ेगा, तभी अरेस्ट करेगा एक मुलजिम को। ठीक है, जिसने कि नॉन कोग्निजेबल केस किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2(1) का पी, नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट। अब नोटिफिकेशन भाई मान लीजिए नोटिफिकेशन वे है जो पब्लिकेशन है, जो छापी गई है किसमें, ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है, तो हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार का एक ऑफिशियल गैजेट होता है, एक न्यूज़पेपर होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आजकल ऑफिशियल गैजेट, जो भी कानूनी स्टैट्यूट के जो चेंजेस हैं, जो कि नई नई चीज़ें आती है, वो ऑफिशियल गैजेट पे पब्लिश होती है। ठीक है, जो याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सेक्शन 2(1) का क्यू, ऑफेंस। अब ऑफेंस बता रखा है, अपराध बता रखा है, क्या होता है, ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ। ऑफेंस का मतलब, अपराध का मतलब है कोई भी कार्य, और ओमिशन मतलब कोई ऐसी ड्यूटी थी जो एक व्यक्ति को करनी थी पर नहीं किया, तो ओमिशन किया उसने। ठीक है, मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, जो कि एक्ट और जो कि ओमिशन पनिशेबल है, सजा मिलेगी किसमें, किसी भी कानून के द्वारा। ठीक है, फॉर द टाइम इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, ऑफेंस का मतलब एक वो एक्ट और एक वो ओमिशन जो कि किसी भी कानून में जो भारतवर्ष में चल रहा है, पीनल लॉ, उसमें वो पनिशेबल, सजा याफ्ता बनाया गया है, और उसमें क्या शामिल है, कोई भी ऐसा एक्ट जो किस संदर्भ में हुआ है, जो एक दरख्वास्त दी गई है, और दरख्वास्त क्यों दी गई है, मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास है, जो सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट का है, उसके अंतर्गत जो दरख्वास्त दी गई है वो भी ऑफेंस है। अब ये भेड़ बकरी चरवाने वाले, ये फार्मर्स की लैंड पे अपनी भेड़ बकरी घुसा तो देते हैं, पर इनके खिलाफ सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट का केस फाइल हो सकता है, अगर कोई इसके बारे में पता हो तो। ठीक है, ये भेड़ बकरी चराने वाले, ग्वाली है, ये बकरी है, ये बकरीबाज बड़े फार्मर्स की लैंड में अपनी भेड़ बकरियां बिना इजाजत के घुसा देती हैं, तो सेक्शन 20 की कंप्लेंट भी आप कर सकते हो कैटल ट्रेसपास एक्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने, तो वो भी एक ऑफेंस होगा। ठीक है, तो किसने किया, बकरियों ने नहीं किया, बकरियों के उस बकरी चराने वाले उस मालिक ने किया। ठीक है, तो ये होता है हमारा 2(1) का क्यू, ऑफेंस। अब हम पढ़ेंगे 2(1) का आर, जो कि बताता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की। भाई SHO, मार के चलिए, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन कौन है, थाने का SHO कौन है, वो है। ठीक है,
अब इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंस, तो ऑफिसर इंचार्ज में शामिल है एक वह ऑफिसर, एक वह अधिकारी, व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एब्सेंट, जब एसएचओ, जब ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन का वो अनुपस्थित है, उसकी हाजिरी नहीं है, वो एब्सेंट है फ्रॉम द कहाँ से, स्टेशन हाउस से, पुलिस थाने से, और अनेबल फ्रॉम इलनेस, या फिर जो ऑफिसर इंचार्ज है उस पुलिस थाने का वो अपनी बीमारी के कारण क्या नहीं कर पा रहा, और अदर कोज, या कोई उसका और अन्य कारण है तो वो क्या नहीं कर पा रहा, टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, वो अपने दायित्व को परफॉर्म नहीं कर पा रहा वो ऑफिसर इंचार्ज। द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज नेक्स्ट इन द रैंक टू सच ऑफिसर, तो वो पुलिसकर्मी जो उस पुलिसकर्मी से, जो ऑफिसर इंचार्ज था, जो बीमार है या अनुपस्थित है किसी और कोज के कारण, जो उससे नीचे वाला पुलिस ऑफिसर है ना, तो अब उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आप समझ लीजिए, एंड इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, पर वो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर होना चाहिए तो वो व्यक्ति, ठीक है। और व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डेट्स एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट, या राज्य सरकार किसी को बता दे तो वो वाला ऑफिसर, वो वाला अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए हरियाणा में तो भाई सीधे सीधे पुलिस थानों में एसएचओ, जो इंस्पेक्टर होता है ना, उसको एसएचओ बनाते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बनाते हैं। अब मान के चलिए एक एसएचओ अगर नहीं है, वो बीमार है, मान के चलिए उसने 10 दिन की लीव ली हुई है, तो कौन एसएचओ, कौन ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन रहेगा भाई, किसी को तो बनाना पड़ेगा। तो मान के चलिए कोई एसआई है, अब उस पुलिस स्टेशन में एक ही इंस्पेक्टर, 3 स्टार वाला एक पुलिसकर्मी है, लेकिन वो बीमार हो गया, जो एसएचओ था, जो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन था, वो 10 दिन की छुट्टी पर है, उससे अब नीचे जो नेक्स्ट रैंक में अब एसआई है, और उस पुलिस स्टेशन में एक ही एसआई है, तो उस एसआई को ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मान लीजिए सेक्शन 21R के तहत, ठीक है। पर कांस्टेबल कभी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं बन सकता, कांस्टेबल से ऊपर वाला व्यक्ति बन सकता है। अगर राज्य सरकार ने बोल दिया भाई नहीं, ये अब वो इंस्पेक्टर तो बीमार है जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, पर ये एसआई नहीं बनेगा, कोई भाई हेड कांस्टेबल ऑर्डर लिया है, उसकी भाई की राज्य सरकार में अच्छी पहुंच होगी, जैक होगी, एक हेड कांस्टेबल ऑर्डर लिया है कि भाई मैं सर किसी भाई होगी उसकी कोई जैक होगी उसकी, अब राज्य सरकार ने ऑर्डर पास कर दी कि भाई सेक्टर 10 गुड़गांव के पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रहेगा वो ये हेड कांस्टेबल रहेगा मिस्टर एक्स, ठीक है। तो वो भी अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो जाएगा, पर कांस्टेबल कभी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं बन सकता, ठीक है। ये साफ साफ लिखा हुआ हमारे 21 के आर में। अब हम पढ़ेंगे 21 का एस, जो कि बताता है प्लेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, प्लेस मतलब जगह, जगह में क्या शामिल है, एक हाउस मतलब घर, बिल्डिंग एक बहुत बड़ी हाई राइज बिल्डिंग, अस्पताल की बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग, ठीक है। टेंट एक तंबू जो टेंट होते हैं ये वाले, व्हीकल कोई गाड़ी, जो व्हीकल होते हैं जो साधन होते हैं वो, एंड वेसल ये समुद्री जहाज, बोट, शिप, बड़ी सी समुद्री जहाज, ये वेसल, तो प्लेस वो है। तो प्लेस आप सिर्फ ये मत मानिए कि ये मेरा कमरा प्लेस है, नहीं, जो नीचे पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है ना वो भी प्लेस ही है, ठीक है। अगर मेरी गाड़ी अब रोड पर खड़ी है, बाहर मेरे घर के बाहर खड़ी है, तो उसको कोई व्हीकल नहीं कहेगा, उसको मानेंगे कि वो प्लेस है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 21 का एस। हम पढ़ेंगे 21 का टी, पुलिस रिपोर्ट। अब ये पुलिस रिपोर्ट क्या होती है पढ़ेंगे। पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193। तो पुलिस रिपोर्ट एक वह रिपोर्ट होती है जो कि एक पुलिसकर्मी फॉरवर्ड करता है, और किसको फॉरवर्ड करता है, मैजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड करता है। और कौन सा मैजिस्ट्रेट, कुछ नहीं लिखा हुआ, मान के चलिए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को फॉरवर्ड करता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को फॉरवर्ड करता है। और कौन से सेक्शन के अंतर्गत करता है, 193 सेक्शन 193 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत, BNSS के अंतर्गत फॉरवर्ड करता है। तो पहले CRPC हमें देखने के लिए कहाँ मिलता था, ये सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में हमें देखने को मिलता था, पुलिस रिपोर्ट, चालान, चार्जशीट, ठीक है। लेकिन अब हमें स्पेशली बता दिया गया है 21 के टी में पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, जो कि एक पुलिसकर्मी ही फॉरवर्ड करता है। किसको फॉरवर्ड करता है, एक मैजिस्ट्रेट को, और ठीक है। तो वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत करता है, 193 के 3 के अंतर्गत, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 21 का यू, जो कि है पुलिस स्टेशन। पुलिस थाना क्या होता है, पुलिस स्टेशन मीन एनी पोस्ट, पुलिस स्टेशन पुलिस थाने का मतलब है कोई भी पोस्ट, कोई भी हो चाहे, और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली, और कोई भी जगह जिसको घोषित किया हुआ है, ठीक है, जनरली आमतौर पर, और स्पेशली या फिर स्पेशली कोई निश्चित तौर पर किसको स्पेशली घोषित किया हुआ है, किसने, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने घोषित किया हुआ है। टू बी अ पुलिस स्टेशन, कि ये पुलिस थाना है इस एरिया का, एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया, और उसमें शामिल है पुलिस थाने में कोई भी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इस बिहाफ, और जो कि स्पेसिफाइड है राज्य सरकार ने, जो कि स्पेसिफाई कर रहा है इस बिहाफ में। अब मान के सेक्टर 10 का पुलिस स्टेशन सेक्टर 10A में सिचुएटेड है, भाई सेक्टर 10 बहुत बड़ा एरिया है, और सेक्टर 10 के जो सेक्टर 10A का पुलिस स्टेशन है वो सेक्टर 10A में ही सिचुएट है। अब मैं सेक्टर 10 में रहता हूँ, और उसकी जुरिडिक्शन कहाँ आती है, सेक्टर 10A जो गुड़गांव का पुलिस स्टेशन, उसकी जुरिडिक्शन भाई
आपके पूरे सेक्टर 10A में आती है, कादीपुर गांव में आती है, गाड़ोली में आती है, हरसरू में आती है, हयातपुर विलेज में आती है, वजीरपुर तक भी आती है, ठीक है, धानावास ये यहाँ पे तक नहीं आती, और भी और गांव है। तो मान के चलिए वो भी पुलिस स्टेशन है, ये बता रखा है। राज्य सरकार बता देगी कि कहाँ कहाँ उस पुलिस थाने की हदें लगती हैं। तो कादीपुर गांव में, हरसरू गांव में कोई भी जगह अगर बना दी ना जनरली कि आज से हरसरू गांव में वह एक जो मंदिर के नीचे जो कमरा है वह पुलिस थाना है, एक राज्य सरकार ने वह ऑर्डर पे निकाल दिया, तो वह भी पुलिस थाना बन जाएगा। ये सीधा सीधा हमें 2(1) का यू बता रहा है, ठीक है। अब हमारा जनरली तो स्पेसिफिकली जगह तो कौन सी बुक की हुई है सरकार ने भाई, 10A में अच्छा सा 15-2000 गज में स्क्वायर यार्ड में एक जगह राज्य सरकार ने बनाई है भाई, ये पुलिस थाना अच्छी सी बिल्डिंग बनाई हुई है। पर राज्य सरकार का दिमाग घूम गया तो कह देगी ये तो है ही है, लेकिन हरसरू गांव में एक मंदिर के साइड में एक कुठरिया है 2 कमरों की, आज से वह भी पुलिस थाना है। तो इसीलिए तो पुलिस पोस्ट जो गांव में जिसमें ज़्यादा क्राइम होते हैं, जिसमें ज़्यादा ऑफेंस होते हैं, उसमें पुलिस पोस्ट बना दी जाती है ना, पुलिस चौकी, तो इसी के तहत बनाई जाती है, ठीक है। ये हमारा हुआ 2(1) का यू। अब हम पढ़ेंगे 2(1) का वी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है भाई, सरकारी वकील क्या होता है, आप देखेंगे हम 2(1) के वी में है सरकारी वकील। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18, भाई सरकारी कर्मचारी कोई भी व्यक्ति जिसको नियुक्त किया गया है सेक्शन 18 BNSS के अंतर्गत। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन, और प्लस लगा एंड जहाँ भी है प्लस का निशान लगाना, एंड और कौन व्यक्ति है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इंक्लूड शामिल है वो व्यक्ति, एनी पर्सन कोई और जो भी व्यक्ति एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो व्यक्ति भी इंक्लूड है इसमें, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाया जाएगा। जो एक सरकारी जो वकील है वो जो सेक्शन 18 के अंतर्गत नियुक्ति जिसकी हुई है उसके डायरेक्शन, उसके दिशा निर्देश अनुसार जो कार्य कर रहा है तो वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। अब मान के चलिए एक कोर्ट में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है, जैसे ये बड़े बड़े वकील जो बड़े बड़े बाबू होते हैं, जो सीनियर वकील होते हैं, ये अपने जूनियर को रख लेते हैं ना, किसके लिए रख लेते हैं भाई, आप उनकी हेल्प कराने के लिए। तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपने जानकारों को रख लेते कि भाई बहुत काम है मेरे पास, तुम भी मेरी मदद करवा दियो और आगे। पर वो वकील ही होते हैं, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो सरकारी वकील है। तो मान के चलिए अगर वो सरकारी वकील का जो जानकार और कोर्ट में कुछ डिपोज कर रहा है, कुछ मतलब बता रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो मान के चलिए वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही है। कल को वो असली पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये नहीं कह सकता कि अगर कुछ एडवर्स ऑर्डर हो गए केस में कि भाई जी ये तो मेरा चेला था, ये तो मेरा जूनियर था, मैंने तो ऐसे ही रखा हुआ है, नहीं 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 भाई, वो भी तुम्हारे डायरेक्शंस पे, सॉरी क्या हो गया, क्या बोल रहा हूँ मैं, दिशा निर्देश अनुसार काम कर रहा था, तुम्हारी डायरेक्शंस थी, तो ये भी सरकारी कर्म, सॉरी ये थोड़ा लैप्स हो गया था, थोड़ा ज़्यादा 1 घंटा 20 मिनट हो गए ना पढ़ाते। अब हम बस खत्म ही करते हैं। तो ये हमारा 2(1) का वी हुआ। अब हमारे रह गए 1 2 3 4 हमारे क्लोजेस रह गए, ये पढ़ लेते हैं, फिर हमारा सब सेक्शन 2 रह गया, फिर हमारा सेक्शन 2 BNSS का कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन 2(1) का W, सब डिवीजन। अब सब डिवीजन क्या होती है ये पढ़ेंगे। सब डिवीजन मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तो एक जिले की कोई सब डिवीजन है, मतलब अब जैसे हमारा जिला गुड़गांव है, तो गुड़गांव तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, जिला हो गया, पर गुड़गांव में बहुत सारी सब डिवीजन है। जैसे एक फरूखनगर का एरिया है वो सब डिवीज़न है, एक पटौदी का एरिया है वो सब डिवीज़न है, एक सोहना का एरिया है वो सब डिवीज़न है। तो ये इसको डिफाइन कर रखा कि सब डिवीज़न वह है, मीन मतलब है जो सब डिवीज़न है एक ज़िले की। जैसे गुड़गांव एक पूरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, वो गुड़गांव तो बनेगी सेशंस डिवीज़न, लेकिन जो सब डिवीज़न बनेंगे कौन कौन से बनेंगे, सोहना बनेगा, पटौदी बनेगा, फरूखनगर बनेगा, तो ये तीनों बनेंगे, ठीक है। तो जहाँ सब डिवीज़न होती है वहाँ छोटे छोटे मैजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को और एक सिविल जज सीनियर डिवीज़न को ऐसा बैठा दिया जाता है, तो वो भी वहाँ के केस देखते हैं, ठीक है, ताकि मेन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज़्यादा प्रेशर ना आए काम का। तो वहाँ भी जैसे हमारे पटौदी में, सोहना में, फरूखनगर में तो अब तक नहीं सब डिवीज़न में कोर्ट नहीं है, पर वो सब डिवीज़न तो है, ठीक है, लेकिन पटौदी और सोहना में केसेस हमारे कोर्ट्स हैं, सब डिविजनल कोर्ट है जहाँ पे केस फाइल होते हैं, ठीक है। तो ये है सब डिवीज़न जो कि 2(1) के W में बताए गए हैं। अब 2(1) का X सम्मन्स केस। अब सम्मन्स केस बहुत जरूरी समझना, सम्मन्स केस क्या होता है, मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस। सम्मन्स केस मतलब वह मुकदमा जो एक अपराध का है, एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। सीधा सीधा बता रहा है भाई सम्मन केस वो है जो एक अपराध का है, लेकिन वो वारंट केस नहीं है। तो सीधा सीधा यह बता रहा है कि सम्मन केस की डेफिनेशन देखने को हमें वारंट केस में मिलेगी, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं हम 2(1) का Y जो कि बता रहा है विक्टिम। अब विक्टिम कौन होता है भाई, जिसके ऊपर अपराध होगा तो वो विक्टिम होता है। अब देखिए विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस। विक्टिम मतलब वह व्यक्ति जिसने कोई हानि झेली है और इंजरी, या फिर जिसको कोई चोट लगी है, कोज बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ द अक्यूज पर्सन। और क्यों झेली, किस कारणवश उसने लॉस और इंजरी झेली है, कि भाई कोई कार्य और या कोई ओमिशन किया था एक अक्यूज व्यक्ति ने उस व्यक्ति के ऊपर। एंड इंक्लूड्स द गार्जियन। और विक्टिम में कौन कौन शामिल है भाई, विक्टिम मर गया तो अब विक्टिम कौन कहलाएगा कोर्ट में,
भाई उस व्यक्ति का जो मर गया है, जो जिसके ऊपर एक अपराधी ने अक्यूज ने एक्ट किया था, कोई ओमिशन किया था, तो उसका गार्जियन, विक्टिम का गार्जियन भी विक्टिम कहलाएगा। भाई विक्टिम अब मर गया तो विक्टिम को तो विक्टिम नहीं कहलाएंगे ना, वो तो मर गया, डिसीज हो गया। तो अब केस कौन चला रहा है? उसके पापा चला रहे हैं, तो गार्जियन विक्टिम कहलाएंगे। और लीगल एयर, भाई कोई एक विक्टिम था जिसको गोली मारी गई, वो तो मर गया, अब वो तो मर गया, तो अब उसका केस कौन चला रहा है? मान के चलिए उसका कोई लड़का है 20-22 साल का, वो अब जिंदा है, तो उसका लीगल एयर, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो भी विक्टिम कहलाएगा ऑफ सच विक्टिम। तो ये सारे विक्टिम कहलाएंगे, ठीक है। अब मान के चलिए ए ने बी को गोली मार दी, अब बी का तो खेल खल्लास, लेकिन भाई बी का केस तो चलेगा स्टेट वर्सेस ए को मर्डर की सजा तो दिलाई जाएगी सेक्शन 103 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। तो ये क्या हुआ? सीधा सीधा अब भाई बी तो मर गया, तो अब विक्टिम कोर्ट किसको बोलेगी? भाई बी को तो डिसीज्ड बोलेगी, विक्टिम थोड़ी बोलेगी। अब जो उसका बेटा है, उसकी बेटी है, जो केस को रन करेंगे, जो कि लीड्स लेंगे केस में, भाई क्या हो रहा है, जो कि सब कुछ वो करेंगे, तो वो विक्टिम कहलाएंगे। और अगर बी मर गया तो उसके जो कंपनसेशन भुगतान जो दिलाया जाएगा उनके बेटे और बेटी को दिलाया जाएगा, तो ऑब्वियसली वो विक्टिम हो जाएंगे, ठीक है। इंक्लूड शामिल किया हुआ है। तो ये हमारा हुआ 2(1) का वाई। अब हम पढ़ेंगे 2(1) का जेड, जो कि आज हमारा आखिरी रहेगा, फिर हम सब सेक्शन 2 पढ़ेंगे 2 का 2। अब हम पढ़ेंगे 2(1) का जेड, वारंट केस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समन केस की डेफिनेशन हमें वारंट केस से देखने को मिलेगी। अब देखिए, वारंट केस मीन्स अ केस, वारंट मुकदमा एक वह मुकदमा होता है रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, जो एक संदर्भ रखता है कि अपराध से, पनिशेबल विद डेथ, जिसकी वारंट केस की पनिशमेंट क्या है? सजा क्या कटवाई जाएगी? डेथ, कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा दी जाएगी। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या उम्र कैद की सजा दी जाएगी, और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years या जेल की सजा कटवाई जाएगी 2 साल से ऊपर वाली। तो वो सारे केस वारंट केस हैं। और अब 2 साल से नीचे वाले सारे क्या हुए? सम्मन्स केस हुए, ठीक है। 2 साल 1 दिन से भी ज़्यादा जिसकी सज़ा हो गई ना, जेल कटवानी हो गई किसी अपराधी को, तो वो हो जाएगा वारंट केस। और 2 साल और 2 साल से कम वाले जितने भी केसेस हो गए, वो सारे हो गए सम्मन्स केस। इतनी सी बात समझ लीजिएगा। तो सीधा ये याद रखिएगा, 2(1) के एक्स में सम्मन्स केस दिया गया है, 2(1) के जी में वारंट केस दिया गया। ये याद रखना। आगे अब सारे ऑफेंसेस ऐसे जुड़ते जाएंगे। ये डेफिनेशन मैंने समझा दी है, इन डेफिनेशन को मद्देनजर रखना, क्योंकि आगे इतना खोलकर नहीं बताया जाएगा। आगे ये इतना खोलकर सेक्शन में सीधा यही आएगा, सब डिवीजन, वारंट केस, सम्मन्स केस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो मैंने आज सारी डेफिनेशन इलेबोरेशन में और बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेशन में इंटरप्रिटेशन के साथ बता दिए, तो यही आएगा। आगे बार बार मैं बताऊंगा नहीं कि भाई ये नॉन कॉग्निजेबल केस ये होता है, वारंट केस ये होता है, नहीं। आज मैंने जो बता दिया वही आगे हम अब समझेंगे, क्योंकि अब वारंट केस का जो आगे आएगा, भाई इन एनी वारंट केस मैजिस्ट्रेट कैन डू दिस, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि वारंट केस होता है जिसमें भाई पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा की मिलेगी, मृत्यु मिलेगी या फिर उम्र कैद मिलेगी, ये नहीं बताऊंगा। मैं सीधा वारंट केस बताऊंगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज का लास्ट पार्ट, जो कि सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि बताता है जेनेसिस की बात करता है, बताता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हेयरिन। भाई जो शब्द है और जो एक्सप्रेशन है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यूज़ किए गए, इस्तेमाल किए गए हैं, एंड नॉट डिफाइंड, बट इस यूज़ तो किए गए, इस्तेमाल तो किए गए, बट डिफाइंड पर परिभाषित नहीं किए गए हैं। बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पर परिभाषित किए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, IT एक्ट 2000 में वो परिभाषित किए गए हैं, पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसे यूज़ किया गया है, पर यहाँ बताए नहीं गए डेफिनेशन क्लोज में। एंड द भारतीय न्याय संहिता, या फिर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, एक्सप्रेशन यूज़ की गई हैं, वो यहाँ पे डिफाइन परिभाषित नहीं की गई, पर कहाँ की गई है? भारतीय न्याय संहिता BNS में किए गए हैं। तो क्या कह रहा है? शैल हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट एक्ट एंड संहिता। तो उनका मीनिंग वहीं से उठा के समझ लेना कि इस एक्ट में भी उनका वही मीनिंग है। तो सीधा सीधा हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किससे, जेनेसिस, इसको बोलते हैं जेनेसिस। कहाँ से ले रहा है? जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यहाँ डिफाइंड नहीं है, पर लेजिस्लेचर ने लिख रखा है सेक्शंस में, तो कहाँ से जेनेसिस उठा लेना समझने के लिए? IT एक्ट 2000 से उठा लेना और भारतीय न्याय संहिता से उठा लेना, ठीक है। तो वो उनमें जो परिभाषा दे रखी है वही परिभाषा हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लगेगी, ठीक है। तो ये आज हमारा कंप्लीट होता है पूरा। हमने पढ़ा आज पूरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, भाई इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्या क्या नए नए प्रोविजंस ऐड हुए हमारे लेजिस्लेचर की है, क्या क्या प्रोविजंस ओमिट किए गए हैं, और सेक्शन 1 पढ़ा, और सेक्शन 2 की जो सारी डेफिनेशंस थी क्लोज A से लेके क्लोज Z तक, और 2 का 2 पढ़ा, ठीक है। तो यह आज हमारी क्लास पूरी होती है, जो कि 1 घंटे 28 मिनट की क्लास होगी। काफ़ी लेंथी क्लास होती है इतनी, तो ये क्योंकि हमने 20-25 मिनट तो शुरू में नए प्रोविज़न क्या ऐड हुए हैं, क्या ओमिट हो, वो पढ़े, और 1 घंटे में अपनी सारी डेफिनेशन समझी। तो मैंने अपनी पूरी पॉसिबिलिटी करी कि डेफिनेशंस को इनको मैं अच्छी तरह समझा पाऊँ, इंटरप्रिटेशन आपको दे पाऊँ। तो आई होप आपको
समझ में आई होगी, और साथ के साथ रीडिंग भी कर लेना, ठीक है। तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे कभी भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 28 जून 2024 को, चाहे आप कभी भी वीडियो देख रहे हो, आप कर लेना एक बार रिवाइज, तो और बेटर क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कंसेप्ट की कि ये वर्ड कहना क्या चाहते हैं, और जो मैंने अपने मुख से बातें बोली ये भी याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू इन अनदर वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।